गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आपके पेपर नंबर 5 जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। थ्री आवर्स का पेपर होता है हमारा, 100 मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी दोनों पूछी जाती है, प्रैक्टिकल और थ्योरी। 20% लगभग थ्योरी और 80% लगभग प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर बेहद ही आसान है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी है। अगर कोई व्यक्ति रेगुलर 1 आवर पढ़ ले तो 80+ मार्क्स स्कोर कर सकता है आउट ऑफ 100। पेपर इतना आसान है। उसका तरीका यह है कि आपको बस रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी। डेली 1 आवर 1.5 आवर सफिशिएंट हैं, बशर्ते कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। मतलब आप डेली पढ़ें, ऐसा ना हो कि आज पढ़े तो 6 घंटे पढ़े और 4 दिन बीच में गायब रहे। वो एक्यूमुलेशन ऑफ आवर्स काम नहीं करता। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट के साथ कि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। खैर, मैं बात करूंगा अपने इस पेपर में है क्या क्या। प्रैक्टिकल में ब्रांच, डिपार्टमेंट, पार्टनरशिप, नॉन कॉरपोरेट असेसी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, कॉरपोरेट और नॉन कॉरपोरेट दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जो आपको इसमें पढ़ने हैं। रॉयल्टी, हायर परचेज, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कुछ थ्योरी। इंस्टीट्यूट ने नाम रखा है पेपर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल शब्द का मतलब होता है वो चीज़ जो हमारी फाइनेंस को अफेक्ट करती हो। नाम से ही पता चलता है, वित्तीय। यानी हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन को जो चीज़ें अफेक्ट करती हों उनकी रिकॉर्डिंग करना ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाता है। इससे एक बात पता चलती है, पहले शब्द से फाइनेंस शब्द यूज़ हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों की अकाउंटिंग होती है जो मॉनेटरी टर्म में है, पैसे में है, अमाउंट में है। इसका मतलब ये हुआ वो चीज़ जो अमाउंट में है, पैसे में है, जिसकी वैल्यू है, उनकी अकाउंटिंग की जाती है। खैर, इंस्टीट्यूट ने बहुत बेसिक लेवल से रखा है और इसीलिए पेपर का नाम फाइनेंशियल अकाउंटिंग रखा है। मतलब आपको जनरल एंट्री सीखनी है। हमारी अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस जिसे आप बोलते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस में सबसे पहले जनरल एंट्री रिकॉर्ड की जाती है, फिर उसकी लेजर पोस्टिंग होती है, फिर एक ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। ये हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस होता है। ये मेरी आज की सबसे पहली बात। व्हाट इज अकाउंटिंग प्रोसेस? जनरलाइज, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। सबसे पहला और फॉरमोस्ट जो हमारा रेलिवेंट काम होता है वो होता है जनरल एंट्री की रिकॉर्डिंग करना। अगर हमारी जनरल एंट्री की रिकॉर्डिंग परफेक्ट है तो हमें आगे के स्टेप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसलिए जो हमारी फाउंडेशन है, जो हमारी बेस है, जो हमारा अकाउंटिंग पढ़ने का, वो जनरल एंट्री से ही शुरू होता है। जब हम जनरल एंट्री लिखने की बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जनरल एंट्री कैसे लिखें। तो जनरल एंट्री लिखने के लिए 2 चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। जनरल एंट्री जो लिखी जाती हैं वो 2 चीज़ों को ध्यान में रख के लिखी जाती हैं। एक तो है अकाउंटिंग रूल्स। कुछ अकाउंटिंग रूल्स बने हुए हैं जो कहाँ से आते हैं, जो या तो कंपनीज एक्ट से आते हैं
या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आते हैं जिन्हें एएस कहते हैं आप। और ये एएस क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इशू करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बताता है जनरल एंट्री कैसे डालनी है, यानी वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताता है। तो दूसरे ट्रीटमेंट हमें कहाँ से मिलते हैं? दूसरे ट्रीटमेंट हमें कंपनीज एक्ट से मिलते हैं। तो ये तो लीगल बातें हो गई जिनके थ्रू हम अकाउंटिंग करते हैं। और क्या है सर फिर इसके अलावा? अपार्ट फ्रॉम रूल्स रेगुलेशन हम कुछ प्रथाएं भी फॉलो करते हैं जो होती चली आई हैं, जो कस्टम्स हैं, यानी जो ट्रेडिशंस हैं, जो अकाउंटिंग सिस्टम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो गए हैं, जिन्हें हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं। यूएस में उन्हें लीगल रिकॉग्नाइज किया जाता है। हमारे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कंपनीज एक्ट लीगल सपोर्ट करता है अकाउंटिंग के लिए। तो दूसरी जो हमारी रिक्वायरमेंट आती है अकाउंटिंग करने की, वो कहाँ से आती है? वो हमारी अकाउंटिंग आती है अपनी ट्रेडिशन से, प्रथाओं से, कस्टम से, जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो गई हैं, जिन्हें हम बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है, तो दो चीज़ों से हम अकाउंटिंग करते हैं, एक रूल्स रेगुलेशन से और दूसरा कन्वेंशन से। अब कन्वेंशंस क्या हैं? जैसे आपने पढ़ा होगा कि डेबिट को डीआर से लिखते हैं, लेकिन स्पेलिंग अगर लिखी जाए तो ऐसे लिखी जाएगी। तो DEBIT में कहीं डीआर आता ही नहीं है, डी तो आता है, आर तो कहीं भी नहीं आता। लेकिन एक सिस्टम है कि जो भी हम लिखते हैं ऐसे डेबिट, तो हम डीआर से ही डिनोट करते हैं, और डीआर ग्लोबली डेबिट ही पढ़ा जाता है, कहीं पे भी DE या DB या DI या DT नहीं लिखा जाता। वेयरएज हम क्रेडिट को CREDIT क्रेडिट लिखते हैं और शॉर्ट में CR लिखते हैं। लेकिन कन्वेंशन ऐसा है, प्रथा ऐसी डेवलप हो गई है कि हम हमेशा डेबिट को DR ही लिखते हैं। जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो इधर हम एसेट लिखते हैं, नहीं, इधर हम लायबिलिटी लिखते हैं और इधर हम एसेट लिखते हैं। क्या इन्हें पलट के लिखा जाए तो बैलेंस शीट टैली ना होगी? नेचुरली टैली होगी। तो ऐसी प्रथा है, ऐसे रीड करने की प्रथा है, जनरल एंट्री रिकॉर्ड करने की प्रथा है, वो हमें इसमें पढ़नी है, समझनी है। तो कुछ कन्वेंशंस हैं जिनके थ्रू हम अकाउंटिंग करते हैं और कुछ अकाउंटिंग रूल्स रेगुलेशंस हैं जिनके थ्रू हम अकाउंटिंग करते हैं। आइए सबसे पहले मैं कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशंस की बात करूंगा, जनरल एंट्री कैसे डाली जाती हैं इस बारे में अपनी चर्चा होगी। पहला चैप्टर हमारा जो है वो फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग है, जो इसी चीज़ में डील करता है, जो यही बताता है कि आप अकाउंटिंग कैसे करेंगे। अकाउंटिंग करने के लिए हमारा जो चैप्टर नंबर 1 इंस्टीट्यूट ने दिया है उसमें बहुत सारी बातें हैं, उसकी कई यूनिट हैं, जिसमें से एक है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, यूनिट 1। फिर उसमें रेक्टिफिकेशन है, डेप्रिसिएशन है, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये नाम है हमारे चैप्टर का। खैर अल्टीमेटली इस चैप्टर में आपको सीखना क्या है? इस चैप्टर में आपको सीखना है जनरल एंट्री लेजर पोस्टिंग कैसे होती है, अकाउंटिंग कितने तरीके से की जा सकती है। तो आइए, मैंने अभी पीछे एक पॉइंट लिखा है अकाउंटिंग प्रोसेस, अब मैं दूसरी बात लिखता हूँ अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग सिस्टम्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। जब भी हम कभी अकाउंटिंग करते हैं तो हम सबसे पहले ये तय करते हैं कि हमें अकाउंटिंग करनी किसकी है। हमें अकाउंटिंग किसकी करनी है? हमें बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है। बिजनेस क्या है, कैसे किया जा सकता है? ये हमने कोई दुकान शुरू की, कोई बिजनेस शुरू किया, ये हमारा बिजनेस है। ये लो, ये हमारा बिजनेस। तो हमें इसकी अकाउंटिंग करनी है, बिजनेस की। हमें किसकी अकाउंटिंग नहीं करनी है? उस व्यक्ति की जिसने इसे बनाया, यानी जो इसके ऑनर्स हैं, उनकी अकाउंटिंग हमें नहीं करनी होती। हम इसीलिए अकाउंटिंग के पर्पज से जो भी ये बिजनेस है, इसके पास जो आया है, जो गया है, जो इसने सेल की है, जो परचेज किया है, जो इसके पास एसेट हैं, लायबिलिटी हैं, वो सब अलग किताब में रिकॉर्ड करते हैं। यानी हमें बिजनेस की किताब बनानी पड़ती हैं। और इसीलिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमारी अकाउंटिंग में आता है वो आता है एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसे हम बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो पहला कॉन्सेप्ट आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी।
या कई बार हम इसे खाली एंटिटी कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। ये एंटिटी कॉन्सेप्ट बोले या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोले, दोनों का एक ही मतलब है। एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि ये जो आपने बिजनेस सेटअप किया है ये वाला, ये बाकी लोगों से अलग है। यानी आपको बिजनेस की बुक्स मेंटेन करनी है, आपको ऑनर की किताबें नहीं मेंटेन करनी है। बिजनेस करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे मैं अपने नाम से बिजनेस शुरू करता हूँ, अभिषेक एंड कंपनी, तो ये प्रोप्राइटरशिप कहलाता है, प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, इस बिजनेस का मालिक भी मैं हूँ और इस बिजनेस में पैन नंबर जो यूज़ होगा वो मेरा ही यूज़ होगा, तो उसी से काम चल जाएगा, कोई सेपरेट पैन नंबर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो एक तरीका ये है कि हम बिजनेस प्रोप्राइटरशिप में करते हैं। दूसरा तरीका होता है हम पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं, ए प्लस बी मिलके, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, ए बी एंड कंपनी, ए बी एंड एसोसिएट करके हमने शुरू कर दिया। तो ये पार्टनरशिप में दो लोग या दो से ज़्यादा लोग मिलके बिजनेस शुरू करते हैं। तो ये जो प्रोप्राइटरशिप बनाई है ये अलग है, मुझसे अलग है ये प्रोप्राइटरशिप। ये जो फर्म बनाई है ये इन दोनों से अलग है। या फिर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बना सकते हैं, या आज की डेट में तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी बना सकते हैं। और एक नया कॉन्सेप्ट जो आजकल चलता है वो है ओपीसी, वन पर्सन कंपनी भी, एक व्यक्ति भी अपनी कंपनी अलग बना सकता है। खैर, कहने का मतलब ये है, चाहे आप किसी भी फॉर्म में बिजनेस करें, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के करें, पब्लिक ओपीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के भी बिजनेस किया जा सकता है, जैसे मदर डेयरी, या प्रोप्राइटरशिप में करें या पार्टनरशिप में करें। तो पार्टनरशिप अलग होगी पार्टनर से, प्रोप्राइटरशिप अलग होगी ओनर से, प्राइवेट कंपनी अलग होगी उसके शेयर होल्डर से, पब्लिक कंपनी अलग होगी उसके शेयर होल्डर से, ओपीसी अलग होगी उसके शेयर होल्डर से। हालांकि उसका इकलौता शेयर होल्डर कौन होगा? वही जिसने बनाई है। इसीलिए ओपीसी मतलब होता है वन पर्सन कंपनी, एक व्यक्ति भी अपनी कंपनी अलग बना सकता है। खैर, तो कुछ भी आप किसी भी फॉर्म में बिजनेस सेटअप करें, आप सबसे पहले ये तय करते हैं कि हमें अकाउंटिंग करनी किसकी है, और अकाउंटिंग जिसकी करनी है आपको उसे अलग माना जाता है, यानी बिजनेस को अलग माना जाता है। आइए इसके बारे में दो चार शब्द और लिखता हूं मैं। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, एज पर दिस कॉन्सेप्ट, एज पर दिस कॉन्सेप्ट, एवरी बिजनेस, मैं ये नहीं लिख रहा किस फॉर्म में बनाया गया होगा, कोई भी बिजनेस जो आप करना चाहते हैं। ठीक है, बिजनेस मतलब होता है जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं और वो इस नियत के साथ करते हैं कि हमें उसमें प्रॉफिट हो। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इस इरादे के साथ, इस नियत के साथ की जाए कि हमें मुनाफा होना चाहिए, तो उसे बिजनेस कहा जाता है। अगर हमारा इरादा है एक्टिविटी करने का लेकिन प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तो वो चैरिटी कहलाता है, फिर वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो बिजनेस में एक शब्द जरूरी है दोस्त, बिजनेस में एक एलिमेंट बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड है और दैट इज प्रॉफिट। कोई भी काम आप जो इस इरादे के साथ करते हैं कि आपको मुनाफा हो, तो वो बिजनेस कहलाता है। एज पर दिस कॉन्सेप्ट एवरी बिजनेस इज सपोज्ड टू बी distinct from those who owned such business। ठीक है, ये उससे अलग है जिस व्यक्ति ने इसे बनाया होगा। यानी हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है ये बनाया किसने, कोई भी बनाए, चाहे इंडिविजुअल खुद बनाए, दो लोग मिलके बनाए, कंपनी फॉर्म करके बनाए, या बहुत सारे लोग मिलके कोई कोऑपरेटिव बिजनेस शुरू करें। इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस, एवरी बिजनेस इज सपोज टू बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स। हमें जो अकाउंटिंग करनी है, अकाउंटिंग जो हम करते हैं, इज टू बी डन इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की किताबों में एंट्री करनी है आपको, बिजनेस की किताबें मेंटेन करनी है। यानी बिजनेस एसेट लायबिलिटी ओन्ड कर सकता है,
रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, एक्सपेंस कर सकता है। तो रिकॉर्डिंग किसकी बुक्स में करनी है? बिजनेस की बुक्स में हमें रिकॉर्डिंग करनी है। दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पे निकल के आता है और वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? हमेशा ये माना जाता है कि बिजनेस जो है वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। मतलब आज हमने बिजनेस सेटअप किया, ये हमने दोस्त एक दुकान बनाई, बिजनेस करते हैं हम, इसमें जो भी सेल परचेज करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, हम ये मान के चलते हैं कि ये बिजनेस हमेशा चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। आज हम चलाते हैं, कल को हमारी अगली जनरेशन चलाएगी, उसके बाद और अगली जनरेशन चलाएगी, उसके बाद और अगली जनरेशन चलाएगी, और ये कहाँ तक चलता जाएगा? इनफाइनाइट ईयर्स तक चलता जाएगा, अनंत काल तक चलता जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक ज़माने में धीरू भाई अंबानी चलाते थे, आज मुकेश अंबानी चलाते हैं। सब जानते हैं कल को कोई और चलाएगा, परसों को कोई और चलाएगा, पर बिजनेस चलता जाएगा। तो ऐसा हम हमेशा मानते हैं। जानते हो, इस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से एक बात और निकल के आती है, वो ये कि अगर बिजनेस हमेशा चलता जाएगा तो ये जो हमने दुकान बनाई है, ये वाली, ये दुकान, इसका मतलब क्या हम बेच देंगे? नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब हम ये दुकान नहीं बेचेंगे, बल्कि इसमें जो काम करते हैं, जो सेल परचेज करते हैं, वो काम करते रहेंगे। मतलब दुकान में हम मटेरियल खरीद के बेचते रहेंगे, दुकान नहीं बेचेंगे, दुकान परमानेंट रहेगी। तो जानते हो दुकान को हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। खैर मैं बताऊंगा बेसिक से जनरल एंट्री कहाँ से शुरू होती हैं, लेकिन शायद आप इतना जानते हो कि बिजनेस यानी जो दुकान है हमारी, लैंड है, बिल्डिंग है, वो हमारी फिक्स्ड एसेट है। इसका मतलब हम क्या कभी नहीं बेचते? फिक्स्ड एसेट नहीं बेचते। तो फिर हम फिक्स्ड एसेट का क्या करते हैं? फिक्स्ड एसेट को यूज करके हम बिजनेस करते हैं। इसका मतलब हमारे बिजनेस के पास जो एसेट हैं वो परमानेंटली यूज किए जाएंगे। 2 सेंटेंस पहले लिखवाता हूं। गोइंग कंसर्न का मतलब है, as per this concept, life of business is deemed to be unlimited। हम ये मानते हैं अनलिमिटेड लाइफ है, इनफाइनाइट पीरियड तक चलता जाएगा। द एसेट, एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट, ठीक है, फिक्स्ड एसेट ओन्ड बाय बिजनेस will not be sold, rather they will be used to generate इनकम। वो एसेट बेची नहीं जाएगी, बल्कि यूज की जाएगी, बिजनेस को बढ़ाने में, इनकम जनरेट करने में यूज की जाएगी। इसका मतलब हमारे पास जो भी फिक्स्ड एसेट हैं उन्हें हम बेचेंगे नहीं, बल्कि हम उन्हें यूज करेंगे। कहाँ तक यूज करेंगे? परमानेंटली यूज करेंगे। जब वो घिस जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तब हम उसे दोबारा फिर बना लेंगे। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग बनी हुई है ये हमारी, हम ये कह रहे हैं हमारा बिजनेस कब तक चलेगा? इनफाइनाइट ईयर तक चलेगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। तो क्या ये बिल्डिंग भी इनफाइनाइट ईयर की लाइफ रखती है? नहीं। ये बिल्डिंग दोस्त 20 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल बाद घिस जाएगी। लेकिन बिजनेस कितने साल तक चलेगा? 200, 300, 500 साल तक चलेगा। लेकिन बिल्डिंग तो 100 साल चलेगी, तो 100 साल पूरे होने के बाद बिल्डिंग फिर से बना ली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस बिल्डिंग को पूरे 100 साल यूज करेंगे, फिर बनाएंगे, फिर 100 साल यूज करेंगे, फिर बनाएंगे। इसका मतलब हम इस बिल्डिंग को बेचेंगे नहीं, इंस्टेड हम इसे परमानेंटली यूज करेंगे। इसी वजह से हम जितने भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू करते हैं वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे करते हैं, कॉस्ट पे करते हैं, क्योंकि हमारा उसे बेचने का कोई इरादा है ही नहीं। इंस्टेड हमारा उसे यूज करने का इरादा है। ये मैं पेन खरीद के लाया हूँ, मुझे पता है ये पेन मुझे यूज करना है। कब तक यूज करना है? जब तक ये घिस ना जाए, खत्म ना हो जाए, फिर दूसरा लाऊंगा, फिर यूज करूंगा।
तो मैं इसकी बाजार की वैल्यू नहीं ढूंढूंगा। मैं बाजार की वैल्यू तभी ढूंढता हूं जब कोई चीज मुझे बेचनी होती है, मुझे ये यूज करना है, इसलिए मैं इसकी बाजार की वैल्यू नहीं ढूंढूंगा। तो इससे क्या मतलब निकला, जो फिक्स एसेट बिजनेस ओन्ड करता है वो बेचेगा नहीं बल्कि उन्हें यूज करेगा। दैट्स वाई such assets are valued at cost। इसीलिए हम उन एसेट को किस पे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, क्योंकि बिजनेस हमारा परमानेंटली चलता जाएगा। अब सर ये एक शब्द और लिख दिया आपने, कॉस्ट, तो एक और कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है और वो है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, वैसे तो ये हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग होता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी जो भी मैं अमाउंट इनकर करता हूँ, जो भी मैं लायबिलिटी इनकर करता हूँ, वो मैं अपनी कॉस्ट में ऐड कर लेता हूँ। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग पे मैंने 100 रुपये खर्च किए, प्लस इसका रजिस्ट्रेशन करवाने के 10 रुपये और खर्च किए, तो मेरे कुल खर्चे कितने हो गए, 110। तो मैं अपनी बैलेंस शीट में बिल्डिंग को कितने पे दिखाऊंगा, 110 पे। सेम बिल्डिंग किसी और व्यक्ति ने 90 रुपये पे खरीद ली, उसके 9 रुपये लगे रजिस्ट्रेशन कराने में। सेम बिल्डिंग, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर, सब कुछ वैसे ही है। तो ऐसा नहीं है कि दोस्त ये जो 99 वाला व्यक्ति है ये कहे नहीं 110 की है ये, या 110 वाला कहे 99 की है ना। जिस व्यक्ति के लिए जितनी कॉस्ट लगी होगी वो अपनी बुक्स में उसे उतनी ही वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा। तो हर बिजनेस, एवरी बिजनेस एंटिटी, जो भी बिजनेस एंटिटी है, हैज टू रिकॉर्ड ऑल एसेट्स, लायबिलिटीज, ये सिर्फ एसेट के बारे में लिख लीजिए, लायबिलिटी छोड़ो, समझने में परेशानी होगी। ऑल एसेट्स एट इट्स कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट हियर मीन्स द अमाउंट which has been paid and includes all amounts to be paid in respect of such asset in future। क्या मतलब हुआ इस बात का, मैंने एक प्लांट खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, कुछ भी कोई एसेट खरीदी, 100 रुपये में दे के आया हूँ और 20 रुपये मुझे और फ्यूचर में देने हैं, साल बाद, 6 महीने बाद। तो मेरे लिए कॉस्ट कितनी हो गई, वो जो मैं पे कर चुका हूँ और वो जो मैं पे करूँगा। तो कॉस्ट मेरे लिए जितनी होगी मैं अपनी बुक्स में उसे उतनी ही वैल्यू पे डेबिट करूँगा, यानी उतनी ही वैल्यू पे रिकॉर्ड करूँगा। तो हमारे अकाउंट्स में कॉस्ट कंसेप्ट चलता है, हम एंटिटी वाइज कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। यानी अगर हमें दो अलग अलग एंटिटी के अकाउंट्स बनाने पड़े, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, तो हम बी के हिसाब से अलग कॉस्ट चेक करते हैं, ए के हिसाब से अलग कॉस्ट चेक करते हैं, चाहे वो एसेट सेम नेचर के ही क्यों ना हो, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस एंटिटी के लिए जितनी कॉस्ट लगी है हम उसे उसकी बुक्स में, उसके जब हम अकाउंट्स बनाएंगे तो हम उसे उसके लिए उतनी ही वैल्यू पे उसे रिकॉर्ड करेंगे, कम ज़्यादा नहीं कर सकते, बराबर नहीं कर सकते कि सिमिलर एसेट है तो दोनों की बुक्स में सेम वैल्यू पे आना चाहिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। एक और बात फिर यहाँ पे निकल के आती है और वो निकल के आती है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, चूंकि हम कॉस्ट प्रिंसिपल पे काम करते हैं,
अमाउंट यानी एंट्री जब हम डालते हैं तो ये हमें अमाउंट भी तो चाहिए, तो ये अमाउंट कितना होना चाहिए, ये अमाउंट उतना होगा जितना हमारे लिए कॉस्ट लगा है। ये अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए आपको दोस्त जो आपने पे किया है वो लेना है और जो आप पे करेंगे वो लेना है। अब मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है? हमारी जर्नल एंट्री जो डाली जाती है यानी हमारी जो रिकॉर्डिंग होती है, हमारी जो बुक्स बनाई जाती हैं, अकाउंट्स जिन्हें आप बोलते हैं, वो केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है, जिन्हें मॉनेटरी वैल्यू असाइन की जा सके, जिनमें हमारे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल पोजीशन ऊपर नीचे होते हों। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? ऑल ट्रांजैक्शंस which have monetary value यानी मॉनेटरी मतलब होता है कोई चीज जो अमाउंट में बताई जा सके, 500, 300, 350, 450 इस तरीके से है। मॉनेटरी वैल्यू आर ओनली रिकॉर्डेड in financial books transactions which do not have any money value वो ट्रांजैक्शन जिनकी कोई मनी वैल्यू नहीं है, मनी वर्थ में उन्हें एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, आर इग्नोर्ड, उन्हें भुला दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, उनकी कोई अकाउंटिंग नहीं है। जैसे दोस्त आपने फिक्स एसेट खरीदे, 100 रुपये दिए, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी खरीदा, पैसे दिए, स्टॉक खरीदा, आपने कहा इवनिंग में घूमने चलेंगे, इवनिंग वॉक पे चलेंगे, इसकी दोस्त कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, तो इसकी जर्नल एंट्री नहीं हो सकती, है ना। आपने कहा शाम को खाने पे आ जाना, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। मूवी देखने चलेंगे, नहीं, कोई एंट्री नहीं होगी। तो ऐसे वायदों की जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, कोई अकाउंटिंग नहीं की जा सकती। हालांकि फाइनल में आके आपको इनके कुछ एक्सेप्शंस पता चलेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये बात याद रखिए कि वो ट्रांजैक्शन जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है उसकी कोई जनरल एंट्री भी नहीं है। तो जनरल एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए हमें दो बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। एक तो मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, और एंटिटी के लिए जितनी कॉस्ट लगी है उतनी ही कॉस्ट पे उसे रिकॉर्ड करेंगे, या जितना उसे अमाउंट पे करना है। जैसे मान लीजिए मैं लोन लेके आया हूँ, मुझे भले ही 90 रुपये मिले हों, लेकिन मुझे देने कितने पड़ेंगे? 100 रुपये। तो मेरे लिए कॉस्ट क्या पड़ेगी? 100 रुपये। तो मैं रिकॉर्ड करूँगा 100 रुपये पे। तो हर एंटिटी उतने अमाउंट पे रिकॉर्ड करती है, उतनी वैल्यू पे जनरल एंट्री डालती है जितनी अमाउंट उसे खर्च करनी है। सीधी सी बात ये है, एसेट हो चाहे वो लायबिलिटी हो, इसे कॉस्ट कंसेप्ट कहा जाता है। पांचवी बात हमारी वो है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। PERIODICITY, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, या हम इसे कई बार अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग पीरियड बेसिकली ये भी एक कॉन्सेप्ट है हमारे अकाउंटिंग पीरियड जिसे बोलते हैं अकाउंट्स में। अब ये क्या है अकाउंटिंग पीरियड? देखो क्या होता है पीछे अभी आपने पढ़ा है कि एक बिजनेस की जो लाइफ मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है? इनफाइनाइट मानी जाती है। बिजनेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, आज मैं चला रहा हूँ, कल को कोई और, परसों को कोई और, आगे कोई और, हमेशा चलता रहेगा। तो फिर मैं इंतज़ार करूं बिजनेस के बंद होने का, जो कभी बंद ही नहीं होगा, ये पता करने के लिए कि मैंने क्या काम किया है, क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, क्या देना है किसी को, क्या किसी से लेना है, क्या प्रॉफिट कमाया है। इंतज़ार तो नहीं कर सकते क्योंकि इसकी लाइफ
अनलिमिटेड है, असीमित है। इसीलिए क्या करते हैं, उस अनलिमिटेड लाइफ को छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है। एक रेगुलर इंटरवल के बाद हम अपने अकाउंट्स क्लोज करते हैं, बुक्स बनाते हैं और ये पता करते हैं कि हमने इस दरमियान क्या किया। सर ये 1 साल होता है? नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 1 साल अकाउंटिंग पीरियड होता है। सर 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप खुद तय करेंगे कि आपको कितने टाइम पीरियड के बाद अपने अकाउंट्स बनाने हैं। अकाउंटिंग पीरियड 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 24 महीने कुछ भी हो सकता है। ये कहीं से भी शुरू होकर कहीं पे भी खत्म हो सकता है। जैसे कोई बिजनेस मान लीजिए मैंने आज शुरू किया और मैंने शुरू किया 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से ही शुरू करूंगा ना मैं अपने अकाउंट्स बनाने। अब मैं पहली बार अपनी बुक्स कब बंद करना चाहता हूँ, हो सकता है मैं फाइनेंशियल ईयर के बजाय कैलेंडर ईयर में बंद कर लूँ, तो 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक। तो हर देश का अपना अलग अलग सिस्टम है, अपना अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड है, लेकिन कहीं पे भी ऐसा कोई कानून नहीं है कि आपको 3 महीने या 6 महीने के बाद या साल के बाद बनाने पड़ेंगे। लेकिन फिर हम क्यों बनाते हैं साल के बाद? हाँ, उसके 2 कारण हैं। एक तो जितनी भी कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट हैं उनके लिए अकाउंटिंग पीरियड स्पेसिफाइड है कि उन्हें बनाने ही पड़ेंगे साल में 1 बार, और वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। दूसरी बात इनकम टैक्स में भी है कि आपको फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अपनी बुक्स बनानी पड़ेंगी और उसके हिसाब से ही आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो इस वजह से हमें अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च रखना पड़ता है। हालांकि ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, अगर आप इनकम टैक्स के हिसाब से अलग बना के दे दें और अपने हिसाब से अलग बनाएं तब आपको कोई रोक नहीं पाएगा। इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनी काम करती हैं जो अकाउंट्स 2-2 बार बनाती हैं। 2-2 बार मतलब कंपनीज एक्ट के हिसाब से अलग बनाती हैं, इंडिया के इनकम टैक्स के हिसाब से अलग बनाती हैं और अपने पेरेंट कंपनी के हिसाब से अलग बनाती हैं। जैसे यूएस वाली कोई कंपनी इंडिया में है तो यूएस वाले क्या करते हैं, यूएस वाले फॉलो करते हैं 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। तो इंडिया में जितनी भी यूएस वाली कंपनी काम करती हैं वो क्या करती हैं, वो इंडिया से यूएस वालों को बताती हैं कि हमने इस साल क्या किया, तो वो कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, यानी वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक फॉलो करते हैं। ठीक है, इंडिया के हिसाब से अलग बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको अकाउंटिंग पीरियड ऐसे ही रखना है, यही रखना है, आप अपनी मर्जी से तय करते हैं। उसके अलावा आपको लॉ को कंप्लाई करने के लिए अलग से अकाउंट बनाने पड़ेंगे अगर आप अपनी मर्जी से फाइनेंशियल ईयर तय करते हैं तो। चूंकि डबल काम करना पड़ेगा इसीलिए हर कंपनी क्या करती है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अपने अकाउंट्स बना लेती है। इनकम टैक्स में भी काम आ जाते हैं, कंपनीज एक्ट में भी, और हमारे भी काम में आ जाते हैं। खैर आइए मैं इसके बारे में लिखता हूं। तो चूंकि बिजनेस की लाइफ क्या है, अनलिमिटेड है, सिंस लाइफ ऑफ बिजनेस इज अनलिमिटेड, it is necessary to know पोजीशन ऑफ, यानी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ इनकम एक्सपेंस, यानी कि प्रॉफिट, रेवेन्यू एक्सपेंस के बजाय एक शब्द लिख लो प्रॉफिट, एसेट लायबिलिटी, ये तो पता हो क्या लेना है क्या देना है। टू नो पोजीशन ऑफ प्रॉफिट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज एक्सेट्रा। It is necessary to know position of profits, asset, liability, profits. To know profits, assets, liabilities. Life of business is divided into a small period of time. It may be 3, 6, 9, 12 months, और कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जो आप तय करना चाहें। टू असरटेन
प्रॉफिट लॉस a regular accounting period is selected। एक रेगुलर अकाउंटिंग पीरियड सेलेक्ट किया जाता है। इन इंडिया, आप भारत देश में रहते हैं तो उसकी बात करेंगे। कंपनी फॉलोज फाइनेंशियल ईयर, दैट इज फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, इसे फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च एवरी ईयर। लिस्टेड कंपनी, अभी लिस्टेड शब्द का मतलब क्या है? वो कंपनी जिनके शेयर बाजार में खरीदे बेचे जाते हैं। लिस्टेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू prepare their financial statements, समराइज्ड होते हैं, वैसे पूरे डिटेल्ड नहीं होते। डिटेल्ड एक बार ही बनाने होते हैं, लेकिन उन्हें बनाने होते हैं। their financial statements after every 3 months। लो जी, हद हो गई, साल में 4 बार तो ये खाते ही बनाते होंगे। हाँ दोस्त, कानून ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं, ऑप्शन है ही नहीं कुछ। तो साल में 4 बार खाते बनाने पड़ते हैं लिस्टेड कंपनीज को। उन्होंने अपने अकाउंटिंग पीरियड को कितने में तोड़ दिया है? 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने। हालांकि वो इकट्ठा करके साल में एक बार बनाते हैं और इसे इनकम टैक्स में भेज देते हैं। ये इनकम टैक्स के में चला जाता है। साल में 4 बार बनाते हैं, पूरे साल का एक बार बना के इनकम टैक्स में भेज देते हैं। ये अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है। वो हर 3 महीने के बाद पता करते हैं क्या कमाया, क्या कमाया, क्या कमाया, क्या कमाया। तो आप कुछ भी अकाउंटिंग पीरियड अपना तय कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या रखना चाहते हैं। हमने जो बात की है वो अपने कुछ बेसिक कन्वेंशंस की बात की है। आइए नंबर 3, अब हमारी अकाउंटिंग कैसे होती है, हम इस बारे में चर्चा करेंगे। अकाउंटिंग कैसे होती है, जनरल एंट्री के रूल क्या हैं। अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग दोस्त 2 तरीके से करते हैं हम। वैसे 3 तरीके हैं, लेकिन 2 ही कहे जाते हैं, तीसरे को मिक्स्ड कहा जाता है। पहला क्या है? एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है हम अपनी किताबें कैश के आने और जाने के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं। यानी ये नोट आया 500 का या ये वाला पिंक कलर का 2000 का, अगर ये आया या ये गया, ये जो भी छोटे बड़े हैं, ये आए या गए, आए या गए, तो जनरल एंट्री डाली जाती है। यानी दोस्त गांधी जी का चेहरा देख के ही एंट्री डाली जाती है, सीधी सी बात यह है। गांधी जी दिखाई देंगे तो जनरल एंट्री डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग किसके आधार पे चलता है? गांधी जी के आधार पे चलता है। गांधी जी का देश है दोस्त, आज़ाद कराया था, तब से हमने कहा इन्हीं के हिसाब से काम करेंगे। इनकी फोटो दिखाई देगी तो ठीक है, नहीं दिखाई देगी तो नहीं करेंगे। तो एक तरीका तो ये है। अब इसमें कौन से गांधी जी हैं ये भी समस्या है। लेटेस्ट वाले तो नहीं है ना, वो नहीं है इसमें, ये वाले कभी आप ये समझ लें, नहीं नहीं भाई ये वाले नहीं, ये वाले गांधी जी नहीं, वो पुराने वाले ओरिजिनल वाले, वही अब समझ गए आप, वही गांधी जी पुराने ओरिजिनल वाले, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। उन्हें देख के ही जनरल एंट्री डाली जाएगी, अन्यथा एंट्री नहीं डाली जाएगी। दूसरा क्या है? दूसरा सिस्टम है हमारा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस में अंतर क्या है, ठीक है। मैं ये लिखवा दूंगा आपको बाद में थ्योरी में, अभी थ्योरी ज़्यादा हो जाएगी, सारी बातें पूरी करता रहूँगा। तो
एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, जिसमें ये नहीं आते, ऊपर वाले जो भी नाम लिखवाए ये नहीं आते इसमें। यानी हम एंट्री कब डालते हैं, जब इनकम या एक्सपेंस दोनों में से कोई भी जो ड्यू हो गया हो, मतलब देना हो, देने पड़ेंगे, तभी एंट्री डाल देते हैं। तो जैसे ही अमाउंट ड्यू होता है, मतलब किसी से पैसे लेने हैं, जैसे ही स्टूडेंट ने आके अपना नाम लिखवा दिया हमारे यहाँ, हम एंट्री डाल लेते हैं डेटर अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, हमें इस व्यक्ति से फीस लेनी है। जैसे ही हमारे पास एम्प्लॉय आया और उसने काम कर दिया 1 महीना, हम उसकी सैलरी ड्यू कर लेते हैं। ये ड्यू बेसिस पे काम चलता है। वो अलग बात है कि हो सकता है हमें पेमेंट बाद में करनी ही पड़ेगी, लेकिन हम 2 अकाउंटिंग अलग अलग करते हैं। यहाँ पे 2 तरीके से अकाउंटिंग होती है। एक जनरल एंट्री कब डाली जाती है, जब ड्यू होती है, और एक कब डाली जाती है, जब पेमेंट होती है। इसका मतलब यहाँ हम 2 बार जनरल एंट्री डालते हैं। यहाँ पे हमने कब डाली, जब हमें ये दिखाई दिए, ये देखा और जनरल एंट्री डाल दी। अब यहाँ पे क्या होगा, इन्हें देख के तो एंट्री डाली ही जाएगी, यानी जब ये दिखाई देंगे तब तो एंट्री डलेगी ही डलेगी। यहाँ भी एंट्री डलेगी, फिर और कब डलेगी, जब ड्यू हुआ तब भी एंट्री डलेगी, ड्यू होने पे भी एंट्री डलेगी। इसका मतलब हम यहाँ पे 2 बार एंट्री करते हैं, यहाँ पे हम 1 बार एंट्री करते हैं। पेमेंट करते टाइम 1 बार ही कर देते हैं, यहाँ पे हम 2 बार एंट्री करते हैं। 2 बार कब करते हैं, 1 बार तो ड्यू की एंट्री करते हैं और 1 बार पेमेंट की एंट्री करते हैं। ये हमारा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहलाता है। सर हमें कौन सा वाला पढ़ना है, ये दोस्त चलता ही नहीं है, पुराने ज़माने में चलता था, अब नहीं चलता। अब दोस्त एक ही चलता है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यही आपको आना चाहिए, कॉर्पोरेट्स के लिए मैंडेटरी है। जितनी भी कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट हैं, उन सबको एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तीसरा क्या है फिर सर, तीसरा है हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब जो मिले जुले हैं उन्हें कहा जाता है। यानी यहाँ पे दोनों सिस्टम चलते हैं, कैश सिस्टम भी चलता है ऊपर वाला, और यहाँ पे एक्रूअल भी चलता है। अब ये क्या मतलब हुआ सर, ये तो कोई बात नहीं हुई, ये भी फॉलो करोगे ये भी फॉलो करोगे, 2 कैसे फॉलो कर सकते हो। तो इसके लिए एक विद्या और तीसरी विद्या लगाई गई, और वो विद्या कौन सी है, कैश बेसिस फॉलो करते हैं आमदनी के लिए, और एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं एक्सपेंसेस के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेंस की एंट्री कब डालते हैं, एक्सपेंसेस की एंट्री डबल डालते हैं, ड्यू पे एंट्री और पेमेंट पे एंट्री। और इसमें इनकम में कब डालते हैं, जब रिसीव होगी। तो ये हाइब्रिड सिस्टम कहलाता है। इनकम की एंट्री तब डालते हैं जब रिसीव हो जाती है, एक्सपेंस की एंट्री तब डाल देते हैं जब वो ड्यू होता है, और पेमेंट पे तो डलेगी ही डलेगी हमेशा। यानी खर्चे की एंट्री इस विद्या से, आमदनी की एंट्री ऊपर वाली विद्या से। तो हाइब्रिड कुछ नहीं है, हाइब्रिड ऊपर के दोनों का समायोजन है, इंक्लूजन है, मतलब दोनों को मिला के है। और वो किस में मिला के है, इनकम में इसे और एक्सपेंस में इसे। आमदनी आएगी तो रिकॉर्डिंग की जाएगी, यानी आमदनी की रिकॉर्डिंग किसके हिसाब से है, गांधी जी के हिसाब से है, और इसकी किसके हिसाब से है, पेमेंट के हिसाब से है। और ड्यू पे तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ड्यू पेमेंट के हिसाब से एक्सपेंस, और इनकम रिसीप्ट बेसिस पे रिकॉर्ड की जाती है। इसे हाइब्रिड सिस्टम कहा जाता है, मिश्रित कहा जाता है। मिश्रित, ये मिश्रित अकाउंटिंग सिस्टम है। आइए अब हम बात करते हैं जनरल एंट्री के रूल्स क्या हैं। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जनरल एंट्री, बेसिकली अकाउंटिंग क्या, जनरल एंट्री शब्द लिखो। ओफो, अब आए हम काम की बात पे, जनरल एंट्रीज के रूल, जनरल एंट्री कैसे डाली जाती हैं, आज हम इस बारे में चर्चा करते हैं। पहले
हो सकता है बहुत सारे बच्चे कभी ऐसे हो रहे हों जिन्हें अकाउंट्स चलता फिरता समझ आया हो, ना समझ आया हो, या कभी मेरी तरह सताए हुए रहे हों। मेरी तरह सताए हुए मतलब क्या हुआ? मैं दोस्त बीएससी मैथमेटिक्स हूँ, मेरा कभी वास्ता ही नहीं पड़ा ग्रेजुएट होने तक जनरल एंट्री से, उसके बाद मुझे ये जनरल एंट्री सीखनी पड़ी। ओहो, ये आपको पढ़ाने की वजह से ही सीखनी पड़ी, नहीं तो शायद मेरा काम चल जाता। ठीक है, आपको पढ़ाने के लिए ये मुझे सीखनी पड़ी। ठीक है, वैसे मैं सीए हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जनरल एंट्री डालता हूँ, सीएस भी हूँ, और ये तो हुई हूँ उसके बाद सीएस सीए। लेकिन सीएस में इतना ज़्यादा वास्ता पड़ा नहीं जनरल एंट्री से। इसमें कैसे दोस्त मुँह छुपा सकते थे सीए में? सीए में तो दोस्त कोर कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग के हैं, इसलिए अकाउंटिंग दोस्त बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखनी पड़ी। इसी वजह से मैं इंटर में पढ़ाने लगा कि चलो क्यों ना कोई बच्चों की अकाउंटिंग ठीक की जाए। बड़ी समस्या है उनके साथ, जनरल एंट्री डालने में बड़ी प्रॉब्लम है। जनरल एंट्री डालने के बाद अकाउंट्स में कुछ बचता नहीं है। आइए, तो दो हमारे अकाउंटिंग सिस्टम चलते हैं। हम जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं अकाउंट्स में, ट्रांजैक्शंस इन अकाउंट्स, मतलब ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ? ट्रांजैक्शन का मतलब ये हुआ कोई भी घटना जो घटी हो, कैश के आने की, जाने की, सैलरी के ड्यू होने की, कोई भी ट्रांजैक्शन जो हमारे बिजनेस में हुई हो। जैसे किसी व्यक्ति ने बिजनेस सबसे पहले शुरू करने के लिए कुछ पैसे इसमें डाले होंगे, जैसे ही उसने इसमें पैसे डाले, ये पहली ट्रांजैक्शन हो गई। उसने कहा 1 लाख रुपए में बिजनेस लगा के शुरू करना चाहता हूँ, दिस इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। उसके बाद इस 1 लाख रुपए से उसने कुछ तो खरीदा होगा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। दूसरी ट्रांजैक्शन, तीसरी ट्रांजैक्शन, गुड्स बनाए होंगे, खरीदे होंगे, बेचे होंगे, ये ट्रांजैक्शन है। कैश लिया होगा, दिया होगा, एम्प्लॉय से काम कराया होगा, ये सारी ट्रांजैक्शन है जिनकी जनरल एंट्री डालनी है। इनकी जनरल एंट्री डालने के 2 तरीके हो सकते हैं। वो 2 तरीके क्या हो सकते हैं? पहला तरीका तो कैश लेके आया पिताजी से 1 लाख रुपए, ठीक है, ऐसे लिख ले। फिर लिख दे सैलरी दे दी एम्प्लॉय को 5,000 रुपये अप्रैल की, फिर मई की, फिर जून की, ऐसे 5-5 हज़ार लिखता जा रहा है। उसके बाद लिखता जा रहा है कि गुड्स खरीद लिए, उसके बाद लिखता जा रहा है इलेक्ट्रिशियन को पेमेंट कर दी इलेक्ट्रिसिटी की, ऐसे करके लिखता जा रहा है। ये दोस्त हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम कहलाता है, सिंगल एंट्री सिस्टम। इसे सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। इसमें ट्रांजैक्शन का एक भाग रिकॉर्ड किया गया है। जैसे आप भी कोई जनरल एंट्री डालते हैं तो वो एक भाग रिकॉर्ड करते हैं। वो कौन सा भाग? जैसे आप हॉस्टल में रहते हैं तो आप लिखते हैं हॉस्टल का रेंट दे दिया, ठीक है, हॉस्टल के मेस के पेमेंट कर दिए, बुक्स खरीद ली, मोबाइल फ़ोन रिचार्ज करा लिया, ऐसे 100, 50, 500 ऐसे करके लिखते हैं। ये सिंगल एंट्री सिस्टम है जो आप घर में अपनी डायरी मेंटेन करते हैं वो सिंगल एंट्री सिस्टम है। तो सर हम क्या ऐसे ही अकाउंट्स बनाते हैं कंपनीज में? नहीं, कंपनीज में ऐसे अकाउंट्स नहीं बनाए जाते, वहाँ पे चलता है डबल एंट्री सिस्टम। तो हमारी जो जनरल एंट्री हैं वो 2 तरीके से हैं। कैसे? एक चलती हैं सिंगल एंट्री पे और एक चलती हैं डबल एंट्री पे। हर कंपनी के लिए ये मैंडेटरी है डबल एंट्री सिस्टम, ये तो आप भूल ही जाइए। जब आप बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताया था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो जब आप बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे तो हमारा जो पहला रूल होगा वो होगा डबल एंट्री सिस्टम। यानी हम केवल और केवल किसकी चर्चा करेंगे? डबल एंट्री की। ड्यूअल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, 2 भाग, यानी जितनी भी आपने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की हैं, ठीक है, ये तो चलेंगे नहीं, इनके 2 भाग करके रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। अब ये 2 भाग कैसे करे जाएंगे? मैं इसी बात को दोबारा कहता हूं कि ये बिजनेस है, ये किससे अलग है? ये इसके मालिक से अलग है। तो जब इस व्यक्ति ने इसमें पैसे डाले, कितने रुपए डाले? 1 लाख रुपए डाले। आपको किसकी किताब लिखनी है? बिजनेस की किताब लिखनी है। तो आप बिजनेस की किताबों में लिखेंगे कैश आया 1 लाख रुपए, ठीक है, बस सर इतने से ही काम चल जाएगा? नहीं, हम ये लिखेंगे कि ये पैसे हमें वापस भी करने हैं।
क्योंकि बिजनेस किससे अलग है, ओनर से अलग है। तो जब बिजनेस में पैसे डालेगा ये व्यक्ति, तो बिजनेस और ये अलग अलग हैं, तो बिजनेस इसे वापस भी करेगा, यानी जिससे लिया है उसे देना भी है। क्योंकि दो व्यक्ति अलग अलग हैं, तो इस वाले व्यक्ति की जब मैं बात करूंगा, ये वाले व्यक्ति की, ये आर्टिफिशियल व्यक्ति है, यानी आर्टिफिशियली हम इसे क्या मान के चलते हैं, एक व्यक्ति मान के चलते हैं। तो आर्टिफिशियल व्यक्ति हमने बिजनेस को माना है, और ये जो व्यक्ति है ये अपने मालिक को पैसे देगा वापस। इसीलिए जब ये पैसे कौन लेके आया, मालिक, तो हम इसे कैपिटल के नाम से लिखते हैं। हम लिखते हैं कि ये व्यक्ति कैपिटल लेके आया है, मतलब जो बिजनेस शुरू करना चाहता है वो व्यक्ति पैसे लेके आया है। कल को कोई और व्यक्ति भी इसमें पैसे डाल सकता है, लेकिन ये इसका ओनर नहीं है। तो अगर ओनर पैसे डालता है तो हम उसे अलग नाम से लिखते हैं, और बाकी दुनिया जो अलग पैसे डालती है उनका नाम लायबिलिटी लिखा जाता है, लोन लिखा जाता है। लेकिन जो ओनर पैसे डालता है उसके हमेशा कैपिटल ही लिखा जाता है। तो बिजनेस एंटिटी जो आर्टिफिशियल पर्सन है वो दो अलग अलग आंखों से देखता है। इस व्यक्ति को अलग आंखों से देखेगा और इस व्यक्ति को अलग आंखों से देखेगा। यानी ये माँ है, ये माँ अपने बेटे को अलग नजरिए से देखती है और बाकी दुनिया के बच्चों को अलग नजरिए से देखती है। ठीक है, माँ की आंखें हमेशा अपने बच्चों को, अपने बेटे को, अपने बेटी को, जो भी है वो अलग नजरिए से देखती हैं, और बाकी दुनिया के बच्चों को देखने का नजरिया अलग होता है। तो इसे किस नाम से लिखता है, जो अपना है, अपने को कैपिटल के नाम से लिखता है, लेके आता है। तो लेके जाता है तो ड्राइंग के नाम से लिखता है। तो दोस्त ये फर्क है, बिजनेस देखने का नजरिया अलग है, वो इस व्यक्ति को अलग नजरिए से देखता है और बाकी सबको अलग नजरिए से देखता है। खैर, तो इसलिए हम दो ट्रांजैक्शन ढूंढते हैं, दो भाग ढूंढते हैं, दो अकाउंट्स ढूंढते हैं हर ट्रांजैक्शन में। तो हर ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे। जैसे आपको बताया कि बिजनेस में पैसे डाले, तो एक अकाउंट कौन सा अफेक्ट हुआ, कैश। दूसरा कौन सा अफेक्ट हुआ, ओनर पैसे लेके आए, मालिक लेके आए, तो कैपिटल। तो इस तरीके से हम दो भाग ढूंढते हैं, जिसे हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। खैर, मैं और आगे डिटेल में बात करूंगा। तो अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शन होती हैं उसके दो भाग किए जाते हैं, उनमें दो अकाउंट्स ढूंढे जाते हैं। दो अकाउंट्स कौन कौन से हैं, अकाउंट्स हैं कौन कौन से जो हमें मिल सकते हैं। तो हमारी अकाउंटिंग का जो एक पहला, जिसे आप गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं, वो कहता है कि आपको हर ट्रांजैक्शन में दो टाइप के अकाउंट्स मिलेंगे। कौन से दो टाइप्स के अकाउंट मिलेंगे, एक मिलेंगे पर्सनल अकाउंट और एक मिलेंगे इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल मतलब पर्सनल कौन हुए, जो किसी के नाम से हैं, इंडिविजुअल के नाम से, कॉर्पोरेट के नाम से, या किसी को रिप्रेजेंट करते हो। यानी यहां पे तीन बातें आएंगी, पर्सनल में तीन बातें आएंगी। एक तो नेचुरल, राम, श्याम, मोहन, सोहन, आप, मैं, एक्सेट्रा। एक आएंगे आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब पार्टनरशिप फर्म हो गया, कंपनी हो गई, ट्रस्ट हो गए, जो भी एंटिटी है, बिजनेस एंटिटी, उसे आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। जैसे AB एंड कंपनी, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा, एक्सेट्रा, ICICI बैंक, ये सब अलग एंटिटी माने जाते हैं। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन हो गए। तीसरा क्या है इसमें, रिप्रेजेंटेटिव। आइए थोड़ा ना डिटेल में नीचे लिख देता हूं। इसमें तीन बातें आएंगी पर्सनल में। कौन सी तीन बातें आएंगी, एक होंगे नेचुरल, राम, श्याम, मोहन, सोहन, SH, राम, श्याम, एक्सेट्रा। ये जो इंडिविजुअल, ह्यूमन बीइंग, मानव जाति, ये तो हो गया मानव जाति। दूसरा है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल पर्सन, जिन्हें कानून व्यक्ति मान लेता है, मतलब ये माना जाता है ये अलग है, अलग एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी जिसे बोलते हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ABC लिमिटेड, ठीक है, मदर डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है,
ये अलग मानी जाती है, ये इस तरीके के। तीसरा है इसमें रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव कौन है? जो अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं मतलब क्या हुआ, जैसे सैलरी पेएबल, ग्रांट पेएबल, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये किसी व्यक्ति को देना है। सैलरी किसी इंडिविजुअल को जाती है, रेंट किसी आर्टिफिशियल या नेचुरल पर्सन को जाएगा, जो कहीं ना कहीं पहले दोनों को रिप्रेजेंट करते हों, उन्हें रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स कहा जाता है। यहाँ अकाउंटिंग का रूल क्या है? हम उसे डेबिट में लिखते हैं जो देने वाला है, लेने वाला है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ये रूल है, यहाँ पे ऐसे चलता है। डेबिट कर लो रिसीवर को, क्रेडिट कर लो गिवर को, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये रूल चलता है यहाँ पे। तो हम अकाउंट्स ढूंढते हैं कि इसमें ये आर्टिफिशियल है, नेचुरल है या रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, और उसके हिसाब से रिसीवर को डेबिट और गिवर को क्रेडिट कर देते हैं। दूसरा आता है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में आता है रियल अकाउंट और ये आता है नॉमिनल अकाउंट। इसमें दो हिस्से आते हैं। रियल अकाउंट कौन से हैं? जो किसी एसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एसेट कौन से होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल, इंटेंजिबल। अब दोस्त इसमें क्या है टेंजिबल इंटेंजिबल में? टेंजिबल वो चीज़ें जिन्हें आप छू सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, सड़क। इंटेंजिबल क्या है? जो पता तो है कि एसेट है लेकिन दिखाई नहीं देता, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, ब्रांड, इन्हें इंटेंजिबल एसेट कहा जाता है। रियल के लिए अकाउंटिंग रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। ठीक है। रिसीवर मतलब लेने वाला और ये देने वाला। अच्छा, तीसरा रूल, तीसरा अकाउंट क्या है? उसे हम बोलते हैं नॉमिनल, और उसे हम बोलते हैं इनकम और एक्सपेंस अकाउंट। जो आमदनी या खर्चे हैं उन्हें नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। इनकम क्रेडिट होती है, क्रेडिट ऑल इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंस। ये रूल निकलता है। ये दोस्त हमारा गोल्डन रूल कहलाता है अकाउंटिंग का। इसमें इसके हिसाब से इनकम क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट। जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट, जो लेने वाला है डेबिट, जो देने वाला है वो क्रेडिट। ये गोल्डन रूल कहलाते हैं। 6 बातें अकाउंट्स में यहाँ पे आती हैं निकल के। ये अकाउंटिंग रूल बन जाता है जिसे दोस्त ट्रेडिशनली हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग कहते थे। इसे ट्रेडिशनल सिस्टम भी कहा जाता है। ट्रेडिशनल, पुराना, रीति रिवाजों वाला। ट्रेडिशनल मतलब रीति रिवाज। दिवाली वाला, दिवाली वाला मतलब क्या हुआ? दिवाली, दिवाली एक ट्रेडिशन है। किस बात का? दीपक जलाने का। ठीक है, ये एक ट्रेडिशन है, सिस्टम है हमारे इंडिया में। ये इसका मतलब क्या है? होली। होली किस बात का? रंग डालने का। बस डाले जाओ, पूछो नहीं क्यों डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं, नहीं डालना है। ये ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम है हमारा, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी जिसे आप कहते हैं। ये दोस्त मेरी समझ से तो बाहर है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। तो फिर सर आप अकाउंट्स कैसे कर लेते हो, कैसे पढ़ाते हो? कभी जीवन में समस्या नहीं आएगी अगर आप दूसरे वाले सिस्टम से चलेंगे तो, जो अमेरिकन या मॉडर्न भी कहलाता है। अमेरिकन मॉडर्न। ये कहते हैं भैया ऐसा है, पूरे अकाउंट्स में ना 4 बातें हैं मात्र। वो 4 बातें कौन कौन सी हैं? पहली है रेवेन्यू,
दूसरी है एक्सपेंसेस, तीसरी है एसेट और चौथी है लायबिलिटी। वो कहते हैं पूरे अकाउंट्स में ना मात्र 4 बातें होती हैं, 4 बातें ही पॉसिबल हैं, 5वीं बात पॉसिबल नहीं है। अब ये है क्या क्या? रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंस क्या है, लायबिलिटी क्या है और एसेट क्या है। रेवेन्यू का मतलब है उस चीज से आमदनी होना, वो अमाउंट आना या वो अमाउंट ड्यू होना जो आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ड्यू होता है। आप जो काम करते हैं, जो गुड्स सर्विसेज देते हैं, गुड्स बना के बेचते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके रेस्पेक्ट में आपको जो अमाउंट ड्यू होगा, इनफ्लो होगा, उसे रेवेन्यू कहा जाता है। तो इसका मतलब होता है ग्रॉस इनफ्लो या रिसीवेबल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ, ठीक है, इनके डेफिनेशन अभी बाद में लिखते हैं। इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड, जो हमने सर्विस दी, जैसे मैं आपको सर्विस देता हूं और इससे जो मुझे इनकम मिलेगी, या मैंने कोई दुकान खोली, वो बेचे गुड्स सोल्ड, उससे जो ग्रॉस इनफ्लो होगा, वो अमाउंट जो ड्यू होगा, उसे रेवेन्यू कहा जाता है। हालांकि सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, और कोई भी चीज जो हमारी एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान हमारे फायदे को बढ़ाए, उसे भी रेवेन्यू कहा जाता है। जैसे दोस्त हमने कोई एफडी की बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया और उस पर हमें ब्याज मिला, तो वो भी हमारे लिए क्या है, एक इनकम का सोर्स है, रेवेन्यू है वो भी हमारे लिए। तो यहाँ पे क्या है, जैसे सेल ऑफ गुड्स से या सर्विसेज से, या कोई रेंट आता है, कोई इंटरेस्ट आता है, ब्याज, कोई रॉयल्टी आती है, एक्सेट्रा। जानते हो अकाउंट्स में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया जा सकता। अकाउंट्स आपको बिजनेस एंटिटी के हिसाब से ही तय करना पड़ता है कि इस बिजनेस एंटिटी के लिए वो क्या है। मतलब देखो, ये दोस्त मेरा बिजनेस है और ये यहाँ पे एक बैंक की ब्रांच है, ये आईसीआईसीआई बैंक है यहाँ पे, ठीक है। ये भी अपना बिजनेस करते हैं, मैं भी अपना बिजनेस करता हूँ। मैंने दोस्त इन पे एक फिक्स डिपॉजिट खोल दिया, फिक्स्ड डिपॉजिट मैंने एफडी की हुई है अपने आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में, तो ये मुझे ब्याज देते हैं, इंटरेस्ट। तो ये जो इंटरेस्ट मिला वो मेरे लिए इनकम और आईसीआईसीआई बैंक के लिए एक्सपेंस है। समझ आती है बात? यानी आईसीआईसीआई बैंक के लिए एक्सपेंसेस हो गया और मेरे लिए रेवेन्यू हो गया। मैं इसी बात को बदल देता हूं। मैंने कहा मैंने आईसीआईसीआई बैंक की मदद से अपना बिजनेस शुरू किया है, मैंने इनसे क्या लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, तो मैं इन्हें बदले में क्या देता होऊंगा, ब्याज देता होगा। अब दोस्त सेम चीज है, बदल जाएगी। अब आईसीआईसीआई बैंक के लिए ये रेवेन्यू बन जाएगा और मेरे लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेंस बन जाएगा, जो ये मैंने ब्याज भरा होगा। यही ब्याज दोस्त अब बदल गया, आईसीआईसीआई बैंक के लिए रेवेन्यू हो गया और मेरे लिए ये एक एक्सपेंस हो गया। इसलिए एंटिटी के हिसाब से आपको तय करना पड़ता है कि ये आइटम क्या है। जैसे मान लीजिए आपने अपने बिजनेस के लिए एक ट्रक खरीदा, आपने कहा भैया हमारा बिजनेस है, हम ट्रक को किराए पे चलाते हैं, तो आपके लिए ट्रक एक एसेट है जो आप बहुत लंबे समय तक यूज करके उससे बिजनेस करेंगे, तो आपके लिए क्या बन गया, ये फिक्स एसेट बन गया। लेकिन मैं एक कंपनी की बात करता हूं जिसका नाम है टाटा मोटर्स, उसका तो काम ही ये है कि वो ट्रक बना बना के बेचती है। तो जानते हो टाटा मोटर के लिए सेल ऑफ गुड्स है, ट्रक बना के बेचना टाटा मोटर के लिए क्या है, सेल ऑफ गुड्स। ये है दोस्त बड़ी सी कंपनी जिसका नाम है टाटा मोटर्स, ये क्या बना के बेचती है, ट्रक बना के बेचती है, तो इसके लिए क्या हो गया, सेल ऑफ गुड्स हो गया। ये गुड्स हैं इसके लिए, हे भगवान इतने बड़े बड़े ट्रक गुड्स हो सकते हैं क्या, क्यों नहीं हो सकते भाई, क्योंकि इसका काम ही ट्रक बना के बेचना है। अच्छा, हमने एक छोटी सी दुकान खोली, अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी खोली है, ठीक है, ये बस भी बना के बेचती है, तो इसके लिए बस बना के बेचना सेल ऑफ गुड्स है। और हमारे लिए हमारी कंपनी का नाम है डीटीसी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन।
तो हमारे लिए डीटीसी के लिए क्या बनेगा, ये एक बस बनेगी फिक्स एसेट, क्योंकि हम बसों को किराए पे चला के किराया वसूलते हैं। तो जो बस को हम किराए पे चला के किराया वसूलते हैं, हमारा वो किराया इनकम होगा। तो हमारे लिए रेवेन्यू क्या है, किराया। इनके लिए रेवेन्यू क्या है, टाटा मोटर्स के लिए सेल ऑफ ट्रक। तो टाटा मोटर के लिए सेल ऑफ ट्रक रेवेन्यू है। डीटीसी के लिए रेवेन्यू क्या है, जो किराया मिला वो रेवेन्यू है। तो इसलिए दोस्त बड़ी बारीकी से एंटिटी के हिसाब से तय करना पड़ता है कि क्या रेवेन्यू होगा, क्या एक्सपेंस होगा। तो एंटिटी वाइज देखना पड़ता है रेवेन्यू क्या चीज किसके लिए क्या है। अच्छा, एक शब्द रह गया, रॉयल्टी। ठीक है, ऐसे ही रेंट की बात है। मैंने अगर कोई बिल्डिंग प्लांट किराए पे लिया हुआ है, मैं उसका किराया भरता हूं, तो मेरे लिए किराया एक्सपेंस है। वही दोस्त जो व्यक्ति रिसीव कर रहा है उसके लिए इनकम है। जैसे डीटीसी के लिए बताया कि भाई डीटीसी के लिए किराया आना इनकम है, मेट्रो रेल के लिए किराया आना इनकम है। आप मेट्रो से चलते हैं, मेट्रो से ट्रैवलिंग करते हैं, तो जो आप अपना मेट्रो कार्ड के थ्रू किराया भरते हैं, तो मेट्रो रेल के लिए यानी डीएमआरसी के लिए, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के लिए ये जो आपने किराया दिया वो क्या है, इनकम है। जो लोग बिजनेस करते हैं, अपने एम्प्लॉय को भेजते हैं, जब मेट्रो से चला जाए वहां पे, तो उनके लिए वो किराया क्या है, एक्सपेंस है। तो डिपेंड करता है दोस्त आप किस एंटिटी के लिए काम कर रहे हैं। एंटिटी के हिसाब से तय करना पड़ता है कि इस एंटिटी के लिए ये क्या आइटम है, इनकम है या एक्सपेंस है। यहाँ तक ठीक। रॉयल्टी क्या होता है, जब हम अपने कोई इंटेंजिबल एसेट को किसी दूसरे व्यक्ति को किराए पे देते हैं। कौन से एसेट को, इंटेंजिबल एसेट को। जब फिक्स एसेट किराए पे जाती है तो रेंट आता है, और इंटेंजिबल एसेट किराए पे जाती है तो उसका एक बड़ा सुंदर नाम दिया जाता है जिसका नाम होता है रॉयल्टी। मान लीजिए मैं किसी की बुक पब्लिश करके बेचना चाहता हूं, ठीक है, मैं दोस्त चाचा चौधरी और साबू, ये मैं आर्टिकल छापता हूं। मैंने उस कंपनी से कहा कि भाई अब ये आर्टिकल मैं अपने नाम से छापूंगा, चंपक। मैं उसके लिए उसे पैसे देता हूं कि ठीक है, मैं अपनी किताब छाप के उस पर नाम लिखूंगा चंपक, वो बेच दूंगा, तो मैं किराया दूंगा इसका नाम यूज करने के लिए। ये रॉयल्टी कहलाता है। और कोई सा अच्छा सा एग्जांपल, मैकडोनाल्ड, मैकडी। मैकडी आप दोस्त जाते हैं तो इंडिया में आप जो बर्गर खाते हैं वो कंपनी, यूएस की कंपनी को किराया देती है इंडिया में मैकडोनाल्ड का नाम यूज करने के लिए। तो हम इंडिया में मैकडोनाल्ड का नाम यूज करते हैं और यहाँ पे इंडिया में बर्गर बेचते हैं, और उसके बदले हम किराया यूएस में भेजते हैं। तो ये रॉयल्टी इनकम है यूएस वाली कंपनी के लिए, और ये एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो ये हमें तय करना पड़ता है एंटिटी के हिसाब से कि रेवेन्यू क्या है। आप कुछ नहीं दोस्त, हर एंटिटी के हिसाब से तय करेंगे कि ये इसके लिए रेवेन्यू होगा। एसेट क्या है, कोई भी ऐसा अमाउंट स्पेंड किया आपने जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स देगा, उसका नाम एसेट होता है। ऑल फ्यूचर बेनिफिट्स आर कॉल्ड, ऐसे लिखो, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ऑल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर कॉल्ड एसेट्स। अब ये फ्यूचर कैसे तय होगा और इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे तय होगा, ये दो बातें हैं, अभी तय करते हैं। इसका तो मतलब समझ लो पहले। इसका मतलब आर्थिक हिंदी में कहा जाता है। इकोनॉमिक का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो हमारी रेवेन्यू को बढ़ाए, ठीक है, या तो हमारी रेवेन्यू को बढ़ाए या हमारे एक्सपेंस को नीचे लाए। दोनों को ही हम इकोनॉमिक बेनिफिट मानते हैं। तो इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब होता है तो रोकड़ा बढ़े, आए हमारे पास आता हुआ दिखाई दे रोकड़ा, या रोकड़ा जाना कम हो जाए, ठीक है, या तो दोस्त रोकड़ा कम जाए या आ जाए। दोनों को ही इकोनॉमिक बेनिफिट माना जाता है। मतलब आपकी जेब में 500 रुपए हैं, वो बच जाएं आपके, ये इकोनॉमिक बेनिफिट है।
या आपकी जेब में एक नोट और रखा जाए, ये इकोनॉमिक बेनिफिट है। अब फ्यूचर क्या है? फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से तय करना पड़ता है। अकाउंटिंग पीरियड के आगे का समय हमेशा फ्यूचर माना जाता है। तो यहाँ पे फ्यूचर का मतलब क्या हुआ? एनी पीरियड आफ्टर अकाउंटिंग पीरियड। एनी पीरियड आफ्टर अकाउंटिंग पीरियड। अब ये इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए मैं अपनी किताबें बनाता हूँ 1 से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बनाता हूँ, तो ये वाला पीरियड मेरा कौन सा कहलाएगा? अकाउंटिंग पीरियड कहलाएगा ये। और इससे आगे का समय 31 मार्च के बाद वाला समय, ये कहलाएगा मेरा फ्यूचर। यानी हम जो अकाउंट्स बनाते हैं वो एक पीरियड के बनाते हैं। वो पीरियड 3 महीने भी हो सकता है, वो पीरियड 6 महीने भी हो सकता है, वो पीरियड 9 महीने भी हो सकता है, वो 12 महीने भी हो सकता है। अब हम तय करते हैं कि ये जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, ये वाला समय, ये अकाउंटिंग पीरियड के बाद हमें जो बेनिफिट मिलेंगे वो एसेट कहलाएंगे। तो अकाउंटिंग पीरियड के बाद मिलने वाले बेनिफिट्स का नाम एसेट है। जैसे मान लीजिए मैंने मार्च में किसी को ज़्यादा सैलरी दे दी, मार्च के महीने में, उसका बेनिफिट मुझे आगे मिल जाएगा। तो 31 मार्च को मैं उसे एडवांस सैलरी एसेट में दिखाता हूँ। मैंने रेंट ज़्यादा भर दिया तो मैं उसे एडवांस रेंट दिखाता हूँ। तभी तो आप बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड। इसीलिए प्रीपेड को एसेट बोला जाता है, क्योंकि उसका बेनिफिट क्या मिलेगा? उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको अगले फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी। इसी वजह से हम जो भी फ्यूचर के एक्सपेंस को सेव कर पाते हैं या फ्यूचर में इनकम जनरेट कर पाते हैं, उसे हम एसेट बोलते हैं। मान लीजिए आपने कोई लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, प्लांट मशीनरी खरीदी, तो उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा, इसीलिए हम उसे एसेट बोलते हैं। सर अगर मान लो हमने एसेट खरीदा, लैंड बिल्डिंग खरीदी और वो ख़राब हो जाए, बेकार हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, तो वो एसेट नहीं रहेगी, वो एक्सपेंस में चली जाएगी। जैसे आप बिल्डिंग खरीदते हैं, ठीक है, आपको पता है बिल्डिंग 100 करोड़ की है और 20 ईयर तक चलेगी। इसका मतलब हर साल ये बिल्डिंग 5 करोड़ रुपए से घिसती जाएगी। 5 करोड़ घिस गई, 5 करोड़ घिस गई, ऐसे, और यहाँ आके बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि चूंकि ये बिल्डिंग 100 करोड़ की आज खरीदी है, तो आज ये कितने का एसेट कहलाएगा? 100 करोड़ रुपए का। 1 साल बाद ये कहलाएगा 95 करोड़ रुपए का। तो ये जो 100 करोड़ रुपए का एसेट है, ये भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। इसीलिए एसेट उतना ही कहलाएगा जितने का आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। फ्यूचर में बेनिफिट 19 साल का रह जाएगा 1 साल के बाद, 2 साल के बाद 18 का रह जाएगा। तो ऐसे ही ये फ्यूचर एक्सपेंस कम होते जाते हैं। इसी वजह से हम जितने भी एसेट खरीदते हैं उन्हें डेप्रिशिएट भी करते हैं, क्योंकि उनके बेनिफिट्स हम रिसीव करते चले आ रहे हैं। तो तीसरी बात हमारी जो निकल के आती है वो क्या आती है? रेवेन्यू, एसेट, तीसरी लायबिलिटी है और चौथी है एक्सपेंसेस। ठीक है, लायबिलिटीज तीसरी है और चौथी बात आएगी एक्सपेंस। ये मैंने जानबूझ के एक क्रम चुना है अकाउंटिंग समझाने के लिए। लायबिलिटी से पहले आपको एक्सपेंस समझ आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। जिनका बेनिफिट अकाउंटिंग पीरियड के बाद में मिलेगा वो तो हो गए एसेट, और जिनका बेनिफिट आपने किस पीरियड में ले लिया है, अकाउंटिंग पीरियड के दौरान आपने जिनका फायदा उठा लिया, उन्हें एक्सपेंस कहा जाता है। बेनिफिट्स आर टेकन इन द अकाउंटिंग पीरियड। यानी ये मेरा अकाउंटिंग पीरियड है, वो 3, 6, 9, 12 कुछ भी हो, एक अकाउंटिंग पीरियड हर एंटिटी को सेलेक्ट करना पड़ता है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट अभी पीछे बताया था। इस अकाउंटिंग पीरियड के दरमियान जिस चीज का फायदा उठा लिया वो एक्सपेंस कहलाएगी इस अकाउंटिंग पीरियड की। यानी आप एक अकाउंटिंग पीरियड के खाते बनाते हैं, तो उस अकाउंटिंग पीरियड में जिसका बेनिफिट आप ऑब्टेन कर चुके हैं, जैसे एम्प्लॉय ने 12 महीने काम कर दिया तो 12 महीने की सैलरी एक्सपेंस कहलाएगी। आपने यहाँ पे एक मकान किराए पे लिया था और 12 महीने आप उसमें बिजनेस करते रहे, तो 12 महीने का रेंट एक्सपेंस कहलाएगा। आपने यहाँ पे A4 साइज के पेपर प्रिंटिंग निकालने में घिस डाले, तो वो सब घिस गए जो यहाँ पे घिसे,
वो सारे स्टेशनरी एक्सपेंस कहलाएंगे। वो पेन, वो कलम जो आपने इसमें घिस दी है वो एक्सपेंस कहलाएंगे। वो बिल्डिंग जो आपने इस पीरियड के दरमियान घिस डाली वो डेप्रिसिएशन बिल्डिंग एक्सपेंस कहलाएगा। डेप बिल्डिंग, आपने एक ट्रैक्टर खरीदा, मशीन खरीदी, वो एक साल में कुछ ना कुछ तो घिसी होगी, तो वो जितनी इस साल में घिसी है यानी उसका हमने बेनिफिट किस में उठाया, रेवेन्यू जनरेट करने में उठाया। तो जिनका भी बेनिफिट हमने इस अकाउंटिंग पीरियड के दरमियान उठा लिया है वो हमारे एक्सपेंस कहलाते हैं, चाहे वो फिक्स एसेट के बेनिफिट हों या ऐसे बेनिफिट जो हमने रेवेन्यू नेचर की फॉर्म में उठाए, मतलब जिनके हम जो हमने सैलरी दी है, जो हमने रेंट दिया है। हम आगे चल के बात करेंगे कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, अभी दोस्त ज़्यादा हो जाएगी बात। फिलहाल आप सिर्फ इतना सा समझेंगे कि जिनके बेनिफिट हमने इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान उठाए हैं वो कुछ भी घिसा हो, वो जो भी आइटम है, वो जो भी यहाँ घिसी है, वो दोस्त एक एक्सपेंस है। चाहे कोई हमारी बिल्डिंग घिस गई हो, अब अगर मान लो बिल्डिंग 50 साल चलेगी, एक साल आपने यूज कर ली तो कुछ तो घिसी, तो 1/50 तो घिसी ना एक साल में, तो 1/50 एक्सपेंस कहलाएगा बिल्डिंग का। तो ये जिनका बेनिफिट हमने उस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान, मान लो मैं 3 महीने का अकाउंट बनाता हूँ तो 1/50 का 3/12 करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में 1/50 घिसेगी तो 3 महीने में 3/12 घिसेगी। तो जिसका बेनिफिट मैं उस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान ले चुका हूं, चाहे वो फिक्स एसेट हो या कोई और आइटम हो, वो चाहे मैंने पेमेंट की हो या ना की हो, वो मेरी एक्सपेंस कहलाती है। तो एक्सपेंस वो है जिसका अकाउंटिंग पीरियड के दौरान एडवांटेज लिया जा चुका है, उसे एक्सपेंस कहा जाता है। अब लायबिलिटी क्या है, फिर आखिरी बात हमारी ये रहती है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब है कोई भी आपका दायित्व, obligations which are to be settled in money or money equivalent items, परिभाषा बड़ी खतरनाक है अगर मैं इनमें से आपको चारों में से किसी चीज की बताऊंगा तो। एसेट की परिभाषा है रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय एंटरप्राइजेज हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ऐसे करके है। लायबिलिटी की परिभाषा भी ऐसे ही है, टेढ़ी मेढ़ी। तो दोस्त फिलहाल सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं तो कोई भी ऐसी ओब्लिगेशन जिसकी सेटलमेंट मनी या मनी इक्विवेलेंट में होगी वो लायबिलिटी कहलाती है। वैसे इसकी परिभाषा है obligation arising out of past events which will result in settlement of outflow resulting economic benefit, ऐसे कुछ करके टेक्निकल सी परिभाषा है, खैर छोड़िए। तो आपको ही समझना आएगी, इतनी टेक्निकल परिभाषा लायबिलिटीज की दी गई है। फिलहाल तो आप ये समझ लीजिए कोई भी ऐसी चीज जो हमारे, कोई भी ऐसी ओब्लिगेशन हमारी जो या तो हमारे पैसे से सेटल होगी या मनी के जैसी कोई आइटम लेके चली जाएगी। इससे सिंपल शब्दों में समझने का तरीका यह है कि कोई भी ऐसी चीज जो हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स को ले जाएगी, इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले जाएगी। अभी पीछे लिखाया था जो बेनिफिट्स लाएंगे वो एसेट हैं और जो ले जाएंगे वो लायबिलिटी है। तो हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट चले जाएंगे मतलब हमारे कैश चला जाएगा, मतलब हमारी कोई कैश जैसी वस्तु चली जाएगी, तो वो लायबिलिटी कहलाती है। जैसे मैंने किसी से कैश उधार लिया, लोन लिया, यानी कि जब रीपेमेंट की बारी आएगी तो क्या होगा, जब रीपेमेंट की बारी आएगी तो कैश जाएगा। मैंने किसी एम्प्लॉय से काम कराया, 2 महीने काम कराया, अब मुझे पता है उसकी तनख्वाह 2 महीने की ड्यू हो गई है, मुझे उसकी सैलरी देनी पड़ेगी, तो 2 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। तो 2 महीने के जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो मेरी लायबिलिटी है, क्योंकि वो सैलरी कैश में लेके जाएगा, तो मेरा एक इकोनॉमिक एडवांटेज ले जाएगा। क्या इकोनॉमिक एडवांटेज ले जाएगा? मेरा कैश ले जाएगा। कैश एक इकोनॉमिक एडवांटेज है आपका, ठीक है। तो कोई भी ऐसी आइटम जो मनी या मनी वैल्यू को ले जाएगी उसका नाम लायबिलिटी है। सिंपल शब्दों में बात करें तो 4 चीजें आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करनी है बेहद बारीकी से, और वो 4 बातें क्या निकल के आई थी, फिर से फाइनल लिख देता हूँ। एक तो रेवेन्यू, अभी बात हुई थी कि आपको एंटिटी के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि इस एंटिटी के लिए क्या ये रेवेन्यू है या नहीं है। दूसरा होगा एसेट,
तीसरा होगा लायबिलिटी और चौथा होगा एक्सपेंस। RALE बोलता हूं मैं दोस्त शॉर्ट में, एक्सपेंस। ये चार बातें आप एग्जाम में जाके, जिन लोगों को जनरल एंट्री नहीं आती वो लिख डालें सबसे पहले ऊपर। RALE लिख लें अपनी रफ साइड में कहीं पे भी, और यहाँ लिखें इंक्रीज और यहाँ लिखें डिक्रीज, प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। बस इतना अगर कर लेंगे तो पूरे अकाउंटिंग रूल्स आपको याद हो जाएंगे। बिलीव मी, मैं पूरे अकाउंटिंग रूल्स यहीं बना दूंगा, इससे आगे कोई है ही नहीं अकाउंट्स में। पांचवी बात कोई आपको भी नहीं मिलेगी, मुझे नहीं मिली अभी तक। तो चार बातें हैं पूरे अकाउंट्स में, अकाउंटिंग रूल्स इन्हीं में कहीं ना कहीं फिट हो जाते हैं। और हर ट्रांजैक्शन में इनमें से ही कोई दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं। मतलब ये किसी भी परमुटेशन में, यानी ये भी हो सकता है एसेट दो बार अफेक्ट होता हो, या लायबिलिटी दो बार अफेक्ट होती हो, या रेवेन्यू दो बार अफेक्ट होता हो। यानी यही डेबिट यही क्रेडिट होता हो, 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 या एक एसेट एक लायबिलिटी में फिट करे। यानी इन चार में ही कहीं ना कहीं दो अकाउंट होंगे, रेवेन्यू, एसेट, लायबिलिटी और एक्सपेंस में। या तो रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू एसेट होगा, रेवेन्यू लायबिलिटी होगा, रेवेन्यू एक्सपेंस, कुछ भी हो, किसी भी परमुटेशन में हो। मेरे को नहीं पता वो किस परमुटेशन में होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। अगर आप इतना सीख गए तो जनरल एंट्री बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो वो दो अकाउंट किस तरीके से अफेक्ट होंगे ये नहीं, सर ऐसा नहीं होगा कि रेवेन्यू के साथ एसेट ही आएगा, नहीं। एसेट भी हो सकते हैं, लायबिलिटी भी हो सकती हैं, एसेट लायबिलिटी हो सकते हैं, लायबिलिटी एसेट हो सकते हैं। तो परमुटेशन कुछ भी हो सकता है, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमेशा दो अकाउंट अफेक्ट होंगे और वो इन चार में से ही होंगे, ये मेरा दावा है। सबसे पहले अल्फाबेटिकली चलें, ABCD, C पहले आता है तो यहाँ लिख दें आप CR। उसके बाद बस पहला शब्द आपको ध्यान से लिखना है, बाकी सारे आप लिखते जाएंगे। यहाँ CR लिखा तो यहाँ DR लिखा, यहाँ CR लिखा तो यहाँ DR लिखा, फिर ऊपर CR लिखा है तो नीचे DR, ऊपर DR है तो नीचे CR, ऊपर CR है तो नीचे DR, ऊपर DR है तो नीचे CR। लो जी, पूरी अकाउंटिंग के रूल्स इसमें फिट हो जाते हैं। क्या रूल बना? इंक्रीज क्या होता हो? रेवेन्यू तो क्रेडिट, डिक्रीज होता हो तो डेबिट, इंक्रीज एसेट होता हो तो डेबिट, डिक्रीज एसेट होता हो तो क्रेडिट, इंक्रीज लायबिलिटी होती हो तो क्रेडिट, डिक्रीज लायबिलिटी होती हो तो डेबिट, इंक्रीज एक्सपेंस होता हो तो डेबिट, डिक्रीज एक्सपेंस होता हो तो क्रेडिट। बस दोस्त इतना सा रूल है, पूरे अकाउंट्स की बातें खत्म हो जाती हैं, कुछ नहीं रहता अगर आपको ये याद हो जाए तो। टेबल, एसेट और एक्सपेंस के रूल सेम है, लायबिलिटी और रेवेन्यू के रूल सेम है। तो सिर्फ दो बातें हैं, रेवेन्यू, लायबिलिटी, एसेट, एक्सपेंसेस, डेबिट क्रेडिट करने हैं आपको। हर ट्रांजैक्शन आप जनरलाइज कर सकते हैं, कहीं पे भी कोई समस्या आपको नहीं आएगी। टेक माय वर्ड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पूरे अकाउंट्स लिखने में। जब मुझे दोस्त मेरी आधा जीवन से ज़्यादा बीत चुका होगा ऐसा लगता है, तो अब तक नहीं आई तो अब क्या आएगी? तो कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी जनरल एंट्री लिखने में, बशर्ते कि आप ये चार रूल याद कर लें, रेवेन्यू, एसेट, लायबिलिटी और एक्सपेंसेस। आइए मैं दोस्त कुछ बातें आपको फिट करके दिखा दूं इसमें, तब बात बनेगी ना। एग्जाम्पल, मैं वहीं से शुरुआत करता हूं। एक व्यक्ति है जो अपना बिजनेस सेटअप करता है, ये लो, ये दुकान शुरू करना चाहता है। तो दुकान शुरू दोस्त ऐसे तो होगी नहीं बातों से, नहीं तो मैं भी कर लेता अगर बातों से होती तो। फिर किससे शुरू होगी? कैपिटल से, यानी पैसे से। ओनर जो पैसे लेके आता है, बिजनेस उसे अपनी किताबों में कैपिटल के नाम से लिखता है। ओनर अगर बिजनेस में से पैसे निकाल लेता है तो ये बिजनेस अपनी बुक्स में उसे ड्राइंग लिखता है। तो दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण होते हैं हमारे ये अकाउंट्स में, एक है कैपिटल और एक है ड्राइंग। चूंकि बिजनेस की ट्रांजैक्शन यानी इस एंटिटी की, अभी बताया था ना, ये एक अलग व्यक्ति है। ये कौन व्यक्ति है? ये आर्टिफिशियल व्यक्ति है, ये कागजी व्यक्ति है, नकली व्यक्ति है ये, ठीक है, नक्कालों से सावधान, ये नकली व्यक्ति है। तो इस नकली व्यक्ति की ट्रांजैक्शन सबसे होंगी, किस किस के साथ होंगी? ओनर के साथ भी होंगी और जनता के साथ भी होंगी। ये इधर जनता है, इनके साथ भी होंगी, ये जो बैठे हैं, इस नकली व्यक्ति की ट्रांजैक्शन सबसे होंगी। तो ओनर के साथ ये ट्रांजैक्शन जब करेगा उन्हें अलग नाम से लिखेगा, और बाकी जनता के साथ करेगा तो अलग नाम से लिखेगा।
जब जनता के साथ करेगा तो कुछ और पब्लिक ओनर के साथ करेगा तो कुछ और। तो ओनर के साथ सिर्फ 2 खाते खोलता है, एक को हम ड्राइंग बोलते हैं, एक को हम कैपिटल बोलते हैं। कुछ भी लेके आता है तो उसे कैपिटल के नाम से लिखते हैं, कुछ लेके जाता है तो उसे ड्राइंग के नाम से लिखते हैं। जैसे राम स्टार्टेड अ बिजनेस। तो अब आप ये मत समझ लेना कि हम राम की बुक्स लिख रहे हैं, हम किसकी किताबें लिख रहे हैं, बिजनेस की किताबें लिख रहे हैं। बिजनेस कौन है, सेपरेट लीगल एंटिटी का नाम बिजनेस है। बिजनेस विद कैपिटल या विद रुपीज 50,000। अब इसकी जनरल एंट्री कहां पे बनेगी, तो जनरल एंट्री हम किसकी बुक्स में करेंगे, इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। हम बिजनेस की किताबें बनाएंगे जो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के पास क्या आया, बिजनेस के पास रोकड़ा आया। कितना रोकड़ा आया, 50,000। इसमें आपको 2 ट्रांजैक्शन ढूंढनी है। सर 2 मिल गए, 2 अकाउंट, एक राम मिल गया, एक इसमें 50,000 रुपये मिल गया। आप ऐसे सोचे ही ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो व्यक्ति जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग पढ़ के आया वो ऐसे ही सोचता है। खैर मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत सोचता है, बिल्कुल सही सोचता है, लेकिन हमारी सोच थोड़ी सी अलग है। हम इस तरीके से सोचते हैं। एक तो कैश आया, इस बात से तो डिनाई नहीं कर सकते। तो कैश एक एसेट है, कैश से सुंदर एसेट कोई है ही नहीं दोस्त जगत में। ये पहली एंट्री है हमारी। एंट्री जो है वो डेट वाइज लिखी जाती है, या डेट लिखते हैं या ऐसे करके कॉलम पर्टिकुलर ऐसे बना के। खैर कोई बात नहीं, जनरल एंट्री लिखनी आनी चाहिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन स्टेट की हमें कोई फूल पत्तियाँ लगानी है, फूल पत्तियाँ लगाने से नंबर नहीं मिलते, नंबर सही आंसर लिखने से ही मिलते हैं, सही करने से ही लिखते हैं। तो बिजनेस के पास कैश आया। कैश क्या है, एक एसेट है। एसेट का रूल ये है कि अगर एसेट बढ़े तो डेबिट, जो भी एसेट बढ़ा है उसका नाम लिखो और उसे डेबिट कर दो। अगर कोई एसेट घटता तो उसे क्रेडिट करके कम कर देते उसके नाम से ही। तो एसेट बढ़े तो डेबिट। एसेट कितने से बढ़े, 50,000 से मेरा कैश बढ़ा, ठीक है भाई बढ़ गया। 2 क्या लिखूं, 2 भाग ढूंढने हैं। तो एक एसेट बढ़ा, दूसरा कुछ ना कुछ उनमें से ही बढ़ेगा। किन में से, इन 4 में से। ये तो दिखाई दिया एसेट इंक्रीज है, डेबिट। दूसरा क्या इंक्रीज है, क्योंकि कौन अलग है, राम अलग है और बिजनेस एंटिटी अलग है, तो बिजनेस को ये पैसे लौटाने भी पड़ेंगे। किसे लौटाने पड़ेंगे, राम को लौटाने पड़ेंगे। सर ये कब लौटाने हैं, लोन लिख देते हैं, नहीं। राम कौन है, ओनर है। तो राम अगर ओनर है तो मैं क्या लिखूंगा, टू राम कैपिटल, या खाली क्या लिख दूंगा, कैपिटल। इससे एक बात अंतर पता चली कि ये पैसे मैं तब लौटाऊंगा जब मेरे पास होंगे, और अगर नहीं हुए तो कभी नहीं लौटाऊंगा। तो इसीलिए हम इसे क्या, किस नाम से लिखते हैं, कैपिटल के नाम से लिखते हैं। पूंजी 50,000। तो ये कैपिटल बेसिकली लायबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, लायबिलिटी 50,000। तो एक एसेट बढ़ा 50, एक लायबिलिटी बढ़ी 50, तो ये लायबिलिटी का इंक्रीज है। रूल क्या बना, एसेट बढ़े तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, ठीक है। आप कैपिटल को भी लायबिलिटी ही मान के चलिए। फर्क सिर्फ ये है कि वो ओनर के प्रति लायबिलिटी है कैपिटल, और बाकी दुनिया की लायबिलिटी को अलग दिखाया जाता है। तो बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय, अब जैसे ये बीइंग शब्द है, ये एक प्रथा है कि एक नरेशन लिखी जाती है, इसे नरेशन बोलते हैं हम इसे। नरेशन मतलब क्या हुआ, ट्रांजैक्शन जो आपने रिकॉर्ड की है, जनरल एंट्री जो आपने डाली है, उसकी एक्सप्लेनेशन को हम नरेशन बोलते हैं। और ये ऐसे ब्रैकेट में बीइंग से शुरू करके लिखी जाती है, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय राम। दूसरा, उसने क्या किया, अपने पिताजी से भी कुछ पैसे और लिए। ₹20,000 फ्रॉम फादर फॉर बिजनेस। ठीक है, राम ने 20,000 रुपए अपने पिताजी से भी बिजनेस करने के लिए। अब किसकी किताबें बना रहे हैं, बिजनेस की। तो राम ने सर पैसे लिए, बिजनेस ने थोड़ी लिए। अब बिजनेस करने के लिए ये पैसे लिए हैं तो बिजनेस में ही आए होंगे नेचुरली। तो बिजनेस के पास कैश और आ गया, कैश आ गया 20,000, यानी कैश डेबिट। अगेन पीछे आ चुका है, कैश क्या है, एसेट है। तो एसेट बढ़े तो डेबिट। टू क्या, टू सर फिर से लिख दो कैपिटल, नहीं,
कैपिटल केवल एक ही व्यक्ति के लिए लिखा जाता है और वो है उसका ओनर। इसका मतलब अब की बार ये 20,000 रुपये बिजनेस को वापस करने पड़ेंगे, और वो किस व्यक्ति को वापस करने पड़ेंगे? राम के पिताजी को। तो क्या लिखा जाएगा? ये बिजनेस के लिए कर्जा है, लोन फ्रॉम राम फादर। ठीक है, खाली फादर भी लिख सकते हैं, लोन फ्रॉम फादर 20,000 बीइंग लोन टेकन फ्रॉम फादर। मेरे ख्याल से समझ आनी चाहिए बात। देखो, जब ओनर के साथ ट्रांजैक्शन की थी तो कैपिटल, केवल एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसके साथ ट्रांजैक्शन को कैपिटल ड्राइंग में लिखा जाता है, वो व्यक्ति है ओनर। अपार्ट फ्रॉम ओनर कोई भी ट्रांजैक्शन आप करें वो आप लोन यानी लायबिलिटी की तरह लिखेंगे, कैपिटल नहीं लिखेंगे उसे। तो ये हमने क्या लिखा? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट। तीसरा, ही ओपन्ड अ बैंक अकाउंट। अब हमने बैंक अकाउंट खोल लिया। बैंक अकाउंट, जानते हो इस ट्रांजैक्शन में कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। बैंक अकाउंट खोलना कोई मॉनेटरी वैल्यू है नहीं सर, कुछ तो मिनिमम बैलेंस रखा होगा। मैंने अभी बैलेंस नहीं लिखा, जैसे ही बैलेंस लिखूंगा एंट्री आ जाएगी। तो इसीलिए क्या कहा जाता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। एंड डिपॉजिटेड कितने रुपए हो गए थे? 70,000। 50 खुद लाए थे और 20 जो है वो पिताजी का लोन था। तो 70,000 रुपए हमने बैंक में जमा करवा दिए। अब दोस्त क्या बढ़ा? हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब हमारे जो पैसे थे वो किस में चले गए? बैंक में चले गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब एसेट कौन सा बढ़ गया? ये भी एसेट है। अगर मेरे खाते में पैसे पड़े हैं तो ये एसेट है। फिर से वही बात कि एसेट कैश और या बैलेंस एट बैंक से सुंदर एसेट हो ही नहीं सकता। तो या तो कैश इन हैंड हो या बैंक में हो, दोनों एक ही तो बात है। तो ये एसेट बढ़ा। एसेट कौन सा बढ़ा? बैंक एसेट बढ़ा। टू क्या लिखेंगे? कैश। कैश एसेट कम हो गया, तो रूल क्या बना? जो एसेट बढ़ा उसका नाम डेबिट, जो एसेट कम हुआ उसका नाम क्रेडिट। इस तरीके से आप जनरल एंट्री बनाएंगे। आप वो ढूंढने की कोशिश ना करें कि इस सेंटेंस में ही कहीं एंट्री छुपी हुई होगी। अगर आप ये ढूंढेंगे कि इस सेंटेंस में कहीं एंट्री छुपी हुई है, इस सेंटेंस में से कोई दो नाम उठा लूं। मैं फिर से बताता हूं, जो ट्रेडिशनली अकाउंटिंग पढ़ते हैं, जो कमज़ोर हैं, वो इस वजह से कमज़ोर हैं कि वो इस सेंटेंस में से दो शब्द ढूंढने की कोशिश करते हैं। खबरदार, अगर आपने ये दो शब्द इस जनरल एंट्री में ढूंढे, हर व्यक्ति कोशिश करता है एक सेंटेंस मिले, उस सेंटेंस में से दो शब्द उठाऊं और जनरल एंट्री में फिट कर दूं। ये गलत तरीका है सोचने का। जब तक आप इस तरीके पे काम करेंगे कि आपके सेंटेंस में कोई दो शब्द हैं जिसमें एंट्री छुपी हुई है, तो आपकी कभी गलती ठीक हो ही नहीं सकती। जीवन भर गलती करते रहेंगे जनरल एंट्री लिखने में। जब तक आप दो ट्रांजैक्शन फाइंड आउट नहीं करेंगे, दो अकाउंट फाइंड आउट नहीं करेंगे। दो ट्रांजैक्शन, दो अकाउंट क्या है इसमें? एक बैंक अकाउंट है यानी एक एसेट अकाउंट है, एक कैश अकाउंट है, वो भी किस्मत से दूसरा एसेट अकाउंट है। तो जब तक आप इन चार में से दो अकाउंट न ढूंढ लें, कि इन चार में से रेवेन्यू, एसेट, लायबिलिटी और एक्सपेंस, इन चार में से जब तक आप कोई दो अकाउंट ढूंढना ना सीख जाएं, आप एंट्री दो सही नहीं कर सकते। हमेशा परफेक्ट एंट्री बनेगी बशर्ते कि आप इन चार में से दो अकाउंट ढूंढ लें, दो आइटम ढूंढ लें, रेवेन्यू, एसेट, एक्सपेंस और इनकम। रेवेन्यू, लायबिलिटी, एसेट और एक्सपेंस, ये चार आइटम अगर आप ढूंढ लें तो आपका काम चल जाएगा। तो रेवेन्यू, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, ये चार बातें आपको रट मारनी है। RALE, बार बार दोस्त दोहराऊंगा मैं ये। इन्हीं चार में फिट करना है आपको हर ट्रांजेक्शन को, इन चार में से ही मिलेगा। देखो यहाँ तक का पहला सेंटेंस लिखा, अकाउंट खोला। अकाउंट खोलने की एंट्री नहीं होती, अकाउंट में पैसे डालने और निकालने की एंट्री होगी। तो अकाउंट में पैसा डालना निकालना ये एक ट्रांजैक्शन है, और जो किस फॉर्म में है? मॉनेटरी वैल्यू में है। तभी तो बोलते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ट्रांजैक्शन हम तभी करेंगे जनरलाइज जब उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होगी। ये है हमारा चौथी एंट्री, परचेज्ड गुड्स ₹30,000
फ्रॉम मोहन ऑन 30 days क्रेडिट, 30 दिन के उधार में माल खरीदा है, एंड पेड आफ्टर 30 days। ठीक है, अब मैंने यहां पे एक लंबा सेंटेंस लिख के 2 एंट्री सिखाने की कोशिश की है। वो कैसे? एक तो मैंने गुड्स खरीदे, जो अभी बताया था एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चलता है, जैसे ही अमाउंट ड्यू हुआ एंट्री डाली जाएगी और एक पेमेंट की एंट्री होगी। ये 30 दिन के बाद होगी ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री, ये 30 डेज का गैप होगा, क्योंकि पेमेंट जो करी होगी वो 30 दिन के बाद में करी होगी। तो जब मैंने गुड्स खरीदे, मैंने 30,000 रुपये का सामान खरीदा, तो एक बात तो पक्की है, मॉनेटरी वैल्यू मिल गई 30,000, तो ये 30,000 2 बार लिखा जाएगा। लिखा गया 30,000 2 बार, ये 2 में लिखा जाएगा और यहाँ कुछ डेबिट में भी लिखा जाएगा। चलो कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने की। आइए, हमने गुड्स खरीदे। अब यहाँ पे दोस्त इसे क्या माने, हमने गुड्स शब्द का यूज किया है, हमने कोई लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी का यूज नहीं किया, नहीं तो वो एसेट हो जाता, हमारा काम भी आसान हो जाता। तो हम इसे परचेज के नाम से ही लिखते हैं। सर ये परचेज क्या है? जानते हो, परचेज शब्द हमने इसलिए यूज किया है, परचेज अकाउंट डेबिट, ये शब्द हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि ये वो आइटम है जो हमें बिजनेस में ट्रेड करनी है, खरीद बेच जिसकी करनी हो उसे परचेज से डेबिट किया जाता है, जिसका बिजनेस करना है। ठीक है, इसलिए हम उसे परचेज लिखते हैं। यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे स्टॉक को। जैसे मैं कुर्सियां खरीद बेच करता हूँ, चेयर फर्नीचर का काम है मेरा, तो चेयर फर्नीचर मैंने खरीदा तो मैं उसे परचेज लिखूंगा, क्योंकि मैंने चेयर खरीदी है, तो ये स्टॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? अभी एसेट को, यानी इन्वेंट्री को। यानी एसेट बढ़े तो डेबिट। रूल फिट हो गया फिर से। मेरे पास सामान आया है, जैसे मान लीजिए मेरी परचून की दुकान है, जनरल स्टोर है, तो मैं जो भी उसमें सामान खरीदूंगा, क्योंकि मेरा काम क्या है, जनरल स्टोर है मेरा, तो उसमें मैं बहुत सारी कई सौ आइटम खरीद बेच करता हूँ, तो वो सारी मेरे लिए परचेज कहलाएंगी, क्योंकि वो मेरे एसेट हैं, वो मेरी इन्वेंट्री आइटम है, उसे बेच के ही मेरे पास रेवेन्यू आएगा। तो 2 चीजें हैं, एक तो वो आइटम खरीदी जिसे बेच के रेवेन्यू आएगा, और एक वो आइटम खरीदी जो बेचनी नहीं है, बिजनेस करना है, यूज करके बिजनेस करना है। तो जब आप कोई आइटम बेचने के इरादे से खरीदते हैं तो परचेज, जब आप उसे रख के यूज करने के इरादे से खरीदते हैं तो वो एसेट कहलाती है। जैसे मान लीजिए पहले आपने एक बिल्डिंग खरीदी या एक दुकान खरीदी, तो दुकान एसेट है, दुकान यूज की जाएगी, दुकान बेची नहीं जाएगी, दुकान यूज की जाएगी। उसमें आपने सामान भरा, सामान खरीद बेच होगा तो सामान परचेज कहलाएगा, दुकान एसेट कहलाएगी। 2 में क्या लिखेंगे? अब ये 30,000 रुपए का सामान उधार में खरीदा है, तो ये 30,000 रुपए भाई साहब आपको चुकाने भी पड़ेंगे, तो इसीलिए आप क्या लिखेंगे? 2 मोहन। मोहन क्या है? लैबिलिटी। आपको मोहन को 30,000 रुपए देने हैं, यानी आपकी लैबिलिटी है 30,000 रुपए से। तो एक एसेट बढ़ा डेबिट, एक लैबिलिटी बढ़ी क्रेडिट। रूल ये है, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन, मोहन से गुड्स खरीदे 30 दिन के उधार के। ठीक है, लैबिलिटी बढ़ी क्रेडिट, एसेट बढ़ा तो डेबिट। 2 चीजें हैं, गुड्स आए यानी स्टॉक आया यानी एसेट आया, पैसे देने भी हैं तो 2 अलग अलग अकाउंट अफेक्ट हो गए, एक एसेट अकाउंट और एक लैबिलिटी अकाउंट। एसेट बढ़ा जो है नाम से डेबिट, जो लैबिलिटी बढ़ी नाम से क्रेडिट। हम इसे कई बार क्रेडिटर के नाम से भी बुलाते हैं, जानते हो इसे क्रेडिटर भी बोल देते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर जिन्हें बोलते हैं। जिन लोगों से हम रेगुलर माल खरीद बेच करते हैं, यानी जिन लोगों से हम वो सामान खरीदते हैं जिसे हम आगे बिजनेस में बेचते हैं। मतलब जैसे अभी बताया कि मैं चेयर का बिजनेस करता हूं, तो जिस व्यक्ति से मैंने प्लास्टिक खरीदा हो, चेयर खरीदी हो, उस व्यक्ति को मैं क्रेडिटर बुलाता हूं। और मॉडर्न नाम इसका आजकल ट्रेड पेबल हो गया है, यानी जिस काम को आप करते हैं, ट्रेड करते हैं आप, ट्रेड में जो पेबल है, बिजनेस करने में जो व्यक्ति को पैसे देने हैं। जैसे किसी से बिल्डिंग खरीदी उधार में, तो वो ट्रेड पेबल नहीं कहलाएगी। हाँ, बिल्डिंग के अंदर जो सामान भरा है बेचने के लिए, वो उधार में जिससे खरीदा है उसे ट्रेड पेबल कहा जाएगा, उसे क्रेडिटर कहा जाएगा। क्रेडिटर उसे कहा जाएगा जिससे सामान बेचने के लिए खरीदा है। तो ये
हमारी लायबिलिटी हो गई। और हमने जब पेमेंट की तो एंट्री क्या बनेगी, ये 30 दिन बाद वाली, यहाँ पे जो लिखा होता 30 दिन बाद। अब क्या होगा जब पेमेंट करेंगे, बैंक से पैसे कम हो जाएंगे, तो बैंक क्या है, एसेट है, एसेट कम हो गया, कितने रुपए चले गए 30 दिन बाद, 30,000। कम क्या हुआ साथ में, कम एक लायबिलिटी भी हुई। लायबिलिटी कौन सी कम हो गई, मोहन की जो लायबिलिटी सर पे दोष भिनभिना रही थी वो खत्म हो गई, तो 30,000 की लायबिलिटी खत्म, यानी लायबिलिटी डेबिट। तो मोहन लायबिलिटी में था वो खत्म, और एक एसेट कट गया वो खत्म, तो एसेट खत्म हुआ क्रेडिट, लायबिलिटी खत्म हुई डेबिट। रूल वही है दोस्त, कहीं ना कहीं इसी में फिट कर जाएगा। तो उन्हीं 4 में हमारी सारी बातें फिट होती रहेंगी। बार बार मैं आपको ये वाली बातें दोहराता रहूंगा, बीइंग, अमाउंट, पेड। जैसे ही आप दोस्त किसी व्यक्ति को अमाउंट दे देते हैं, लायबिलिटी पे कर देते हैं, तो लायबिलिटी कट गई आपकी, कैश भी कट गया, लेकिन कैश या बैंक कट गया, कैश या बैंक दोनों ही एसेट हैं। अभी बताया लायबिलिटी की परिभाषा, वो चीज, वो ऑब्लिगेशन जो आपके मनी या मनीज वर्थ लेके जाएगी, तो ले तो गया मनी, कहां से ले गया, बैंक से ले गया, तो बैंक कम हुआ, यानी कि एसेट कम हुआ क्रेडिट, लायबिलिटी भी गई सर से, तो लायबिलिटी खत्म हुई तो डेबिट। रूल याद रखेंगे दोस्त, उन्हीं 4 में कहीं ना कहीं फिट कर देंगे सबको। नंबर 5, परचेस्ड फर्नीचर फॉर बिजनेस ₹15,000 ऑन 10 days क्रेडिट। दस दिन के उधारी पे एक फर्नीचर खरीदा है। अब दोस्त दोनों में अंतर समझना, यहां पे एंट्री बनेगी फर्नीचर डेबिट, सर फर्नीचर को डेबिट कर दिया, एसेट बढ़ गया दोस्त, एसेट बढ़े डेबिट, कितने रुपए से बढ़े, 15,000 से। सर एसेट कैसे है, फर्नीचर दोस्त कई साल तक यूज होगा बिजनेस में, 5 साल 10 साल तक चलेगा, तो फर्नीचर डेबिट 15,000। टू में क्या आएगा, टू पेबल आएगा, टू पेबल्स लिख दो। नाम ना पता हो तो क्या एक जनरल गोलमोल नाम लिख दिया, गोलमाल सा नाम रख दिया। नाम नहीं पता था तो क्या रख दिया, पेबल। किससे खरीदा है, पेबल का मतलब ये नाम नहीं पता उसका, अगर पता होता राम श्याम मोहन सोहन तो उसका नाम रख देते, पेबल। पेबल बढ़ा मतलब लायबिलिटी बढ़ी। जहां नाम ना पता चले वहां ऐसे ही गुमनाम रख दिया जाता है, पेबल मतलब गुमनाम, ये मतलब है इसका। तो बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। हमने फर्नीचर खरीदा है उधार में। अब दोस्त क्या ये भी ट्रेड पेबल है ना, खबरदार अगर इसे ट्रेड पेबल या क्रेडिटर बोल दिया तो। सर क्यों, अमाउंट तो देना है, हर अमाउंट जो आपको देना है वो ट्रेड पेबल क्रेडिटर नहीं हो सकता। ट्रेड पेबल क्रेडिटर एक ही मतलब है, लेकिन इसका मतलब यह है उस व्यक्ति को पैसे देने हैं जिससे हमने माल बेचने के लिए, बिजनेस में जो हम माल खरीद बेच करते हैं उससे जो हमने माल खरीदा है उसे जो अमाउंट देना है वो क्रेडिटर या ट्रेड पेबल कहलाएगा। ये किसे देने हैं, ये वाले जो पैसे आपको देने हैं वो आपको फिक्स एसेट खरीदने के बदले में देने हैं, तो ये ट्रेड पेबल क्रेडिटर नहीं कहलाएगा। ये अंतर है पुरानी एंट्री में और इसमें। अब क्या होगा, 10 डेज बाद फिर से एंट्री हो जाएगी पेमेंट की। पेमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी, पेबल जो गुमनाम था वो डेबिट, अब कोई तो होगा ही ना, पेबल डेबिट 15,000, टू कम क्या हो जाएगा, बैंक। अब रूल क्या बना, जो एसेट कम हुआ है, एसेट कम हुआ क्रेडिट, जो लायबिलिटी कम हुई है वो डेबिट। उल्टा लग गया तीर, जो लायबिलिटी कम हुई है वो डेबिट, यानी लायबिलिटी घटी तो डेबिट। रूल यही है, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट। एसेट बढ़े तो डेबिट, कम हुए तो क्रेडिट, तो एसेट कम हो गया बैंक।
बीइंग अमाउंट पेड। तो इन्हीं रूल्स पे ना जनरल एंट्रीज बनती हैं। हमारा पहला चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग इसी चीज पे आधारित है। हमें इस चैप्टर में पहले वाले में जनरल एंट्री ही सीखनी है, उसके बाद हम डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग पढ़ेंगे, फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ेंगे। कुछ मैंने बता दी आपको कैसे जनरल एंट्री डाली जाती हैं। इन्हीं रूल्स की मैं आगे और प्रैक्टिस कराऊंगा, जो हमने अपने पहले चैप्टर में 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के दिए हैं। उससे ज़्यादा मैं नहीं करा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम की लिमिटेशन है। जिन बच्चों को नहीं आता है अकाउंट्स, वो घर पे बैठ के पुरानी सारी किताबें जो जहाँ पे भी हाथ लगे जिनमें जनरल एंट्री हो उनकी प्रैक्टिस करें और इन्हीं 4 रूल पे आधारित प्रैक्टिस करें। क्योंकि हम फाइनल इंटर में पढ़ रहे हैं, तो इंटर में बहुत सारे चैप्टर हैं जिन्हें हमें पढ़ना है आगे। अकाउंट्स में बहुत सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट ने दी हैं, सिर्फ एक झलक रिवाइज कराने के लिए फंडामेंटल्स के नाम से एक चैप्टर डाल दिया है। तो इतनी सारी बातें ज़्यादा नहीं हो सकती, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कराई जा सकती, ख़ास तौर से जनरल एंट्री करने की। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको ये 4 रूल कंठस्थ हो जाएं, याद हो जाएं, समझ आ जाए, तो फिर अकाउंटिंग में प्रॉब्लम भी नहीं आएगी।